So good morning everyone. Today we'll be learning about breathing and exchange of gases. एक बार में पूरा complete revision. You will tell me what do you understand by the term breathing and exchange of gases. क्या समझते हो आप इससे, इस term से? मैम एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जो ऑक्सीजन अंदर आता है बॉडी में और CO2 बाहर जाता है बॉडी से, उसको हम क्या बोल देंगे? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस. ठीक है. अब ये जो एक हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज हो रहा है, उसमें हमारी बॉडी का कोई ना कोई सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तभी तो ये एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर जो बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ठीक है. ओके मैम. अब देखो, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है एटीपी बनाने का. अब मुझे कौन बताएगा इस एटीपी बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. यस. इसमें क्या होता है? किसका ऑक्सीडेशन होता है? फॉस्फेट का. किसका ऑक्सीडेशन होता है? फूड का, ग्लूकोज का? हाँ, ग्लूकोज का. फूड का ऑक्सीडेशन करवा के हम एनर्जी बनाते हैं, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? बताओ. O2 गैस. O2 इन्वॉल्व है ना? होगी CO2. और क्या निकलता है? इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. क्लियर? यस मैम. अब देखो, बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती है, जैसे सर्कुलेशन हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, और उन सब चीजें में हमको क्या चाहिए? एटीपी चाहिए. यस मैम. है ना? एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए व्हाट डू वी नीड? एटीपी. और एटीपी बनेगा कैसे? फूड के ऑक्सीडेशन है. आपने खाना तो खा लिया, पर ऑक्सीडेशन के लिए आपको और एक चीज रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑक्सीजन. दैट मींस बॉडी में कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए. ऑक्सीजन का मतलब ये कंटिन्यूअसली आते जाना चाहिए. अब इसको कंटिन्यूअसली लाना है, तो इसके लिए मुझे एक सिस्टम रिक्वायर्ड है. यस मैम. है ना? यस मैम. अब देखो, ये जो CO2 यहाँ पर बनेगा, अगर कंटिन्यूअसली फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 भी बनेगा. अब CO2 कैसा होता है? टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए. तो क्या मुझे इस टॉक्सिक को एलिमिनेट करना पड़ेगा? यस मैम. बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा. तो एक ऐसा प्रोसेस जो ऑक्सीजन को लेके आए और CO2 को लेके जाए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक सिस्टम. और उस सिस्टम का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. इस प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. बट ये जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है विद इन द एटमॉस्फेयर, एंड जो हमारी बॉडी है, उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ. O2 इन और CO2 आउट को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस का नाम क्या है? ब्रीथिंग. तो क्या आपको दोनों टर्म्स में मीनिंग क्लियर हो गया? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. यस मैम. ठीक है. तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का सप्लाई इसलिए लगता है क्योंकि हमको चाहिए एटीपी, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन, हार्ट का कॉन्स्ट्रिक्शन, इन सब सारी चीजें बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, मैक्सिमम प्रोसेस में हमको क्या चाहिए? एटीपी. और वो एटीपी कहाँ से आएगा? फूड के ऑक्सीडेशन से, दैट इज बाय रेस्पिरेशन. बट इस प्रोसेस में टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज CO2. इसको बाहर निकालना है, तो जो O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है विद इन द एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ब्रीदिंग. यस मैम. ठीक है. तो देखो, हमको ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली चाहिए फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, उससे एनर्जी निकालने के लिए. इस प्रोसेस में CO2 बनता है जो हार्मफुल होता है, दैट इज टॉक्सिक नेचर का, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा. तो जो O2 का कंटिन्यूअस सप्लाई और CO2 को बाहर निकालने वाला प्रोसेस है, वो कौन है? हमारा ब्रीदिंग. ठीक है. ओके. आगे अब अभी जो ब्रीदिंग हो रहा है, हमारी जो अर्थ है, उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स है. फॉर एग्जांपल फ्लैटवर्म्स भी है, अलग अलग टाइप के ना, डॉग्स है, मैमल्स है ना, फिशेस है. यस मैम. तो इतनी सारे क्या है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स. तो क्या हर किसी के पास लंग्स होते हैं क्या? नो मैम. नहीं होते ना. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैज डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे वो डेवलप करे, तो उनके अंदर का सिस्टम भी तो डेवलप करा. क्योंकि पहले आपने देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स था उसका क्या था? सेल्यूलर लेवल था. फिर क्या हुआ? सेल्यूलर से टिश्यू लेवल हुआ, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से सिस्टम. तो इस इवोल्यूशन में सारे सिस्टम्स का डेवलपमेंट होगा. और रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तो एक मतलब पूरी बॉडी का सिस्टम ही है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म has different
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। Yes, ma'am. ओके, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? एक तो उनके हैबिटेट पे, मतलब वो कहाँ रहते हैं, अलॉन्ग विद दैट कहाँ उस पर डिपेंड करेगा। एक होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? बताओ। एनिमल किंगडम पढ़ा है ना? Cellular. Yes, cellular है, organ level, ये tissue level है। यस, सेल है, टिश्यू है, ये टिश्यू ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। इन सब चीजों में क्या होगा? डिफर करेगा। क्लियर है? Yes, और yes, ये ma'am. पेड़ कहाँ रह रहा है? वो पानी में रह रहा है और हवा में रह रहा है या लैंड पे रह रहा है, कि एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है या क्या है। तो इन दोनों चीजों पे क्या डिपेंड करेगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर? Respiratory organ. Yes, ma'am. Respiratory organ. अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। अगर हम स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लेटवर्म्स की बात करें तो उनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो जो उनकी बॉडी का सरफेस, सपोज ये फ्लैटफॉर्म है तो इस प्लेटफॉर्म की जो बॉडी की सरफेस है इसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। क्या किसके पास होंगे ये? Fish के पास। Yes, एनिमल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेंगे, पानी में जो ऑक्सीजन है वो तो Aquatic. डिसॉल्व है ना, तो उसको लेने के लिए इनके पास क्या है? गिल्स। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. ट्रैकियल ट्यूब्स, तो ट्रैकियल ट्यूब्स कहाँ होते हैं? इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स मतलब आर्थ्रोपोड्स। Arthropods. बताओ इंसेक्ट्स के Yes, एग्जांपल्स ma'am. बताओ। कौन कौन से कीड़े मकोड़े देखे आपने? कॉकरोच हाँ, Ma'am, Butterfly. cockroach. Scorpion. और ग्रास ऊपर। आप कीड़े मकोड़े की Earthworms. बात करिए क्या? नहीं नहीं, अर्थवर्म नहीं। Horsefly. earthworm तो इसे देखो, ये जो सब कीड़े, बटरफ्लाई, इन सब के पास क्या होते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स में क्या है आपके? ट्रैकियल ट्यूब्स। अब स्किन की बात करें तो जो आपके अर्थवर्म्स है किस में आते हैं? ये एनालिडा में। एनालिडा Yes. फाइलम कहते हैं। तो एनालिड्स के पास क्या होती है? स्किन। वो कैसे करेंगे? अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन। और जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लंग्स की बात करें तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब वर्टिब्रेट्स जो एकदम अच्छे से डेवलप हो गई हो, उनके पास क्या होंगे? लंग्स। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू, और स्किन के थ्रू क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्पल्स याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता ही है। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको या तो वो जनरल बॉडी सर्फेस दे देगा और उसके बाद एग्जाम्पल से मैच करने को बोलेगा, या फिर एग्जाम्पल दे देगा और उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछ लेगा। ठीक है, ओके Okay, गाइस। ठीक है, अब वन मोर थिंग, जो एम्फीबियंस होते हैं वो ना दो तरीके से करते हैं। अब बताओ एम्फीबियन कहाँ कहाँ रहते हैं? जमीन के नीचे में Yes, पानी में भी रहते हैं, One में. Yes, Water ma'am. भी terrestrial भी होता है. लैंड पे भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, है ना। तो जब ये एक्वेटिक है तो क्या कर लेंगे? जब पानी में रह रहे हैं तो वो कैसे कर लेंगे? स्किन से अपना एक्सचेंज। Skin से. और जब लैंड पे है तो वो लंग से कर लेंगे। मतलब जो Lung. एम्फीबियन है उनके पास क्या होते हैं? डुअल मोड होते हैं, है ना। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. करने के लिए अगर पानी के अंदर है तो उनने कर लिया स्किन से, और पानी के बाहर है तो उनने कर लिया लंग से। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, उसमें क्या क्या पार्ट्स है और हर पार्ट का क्या फंक्शन है। क्लियर? Yes, ma'am. ये ही सिस्टम अल्टीमेटली क्या कर रहा है? O2N और CO2, Out. Breathing. है ना। यही सिस्टम इन्वॉल्व है। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। क्लियर? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम अब देखो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? नोज। देखो आपके जो नोज है वहीं से एयर एंटर करेगी। फर्स्ट एंट्री एयर की कहाँ से होगी? Nose Nose से। से. Nose से. नोज के बाद एक ट्यूब आता है जो होता है फेरिंक्स। अब जो फेरिंक्स है ना वो कॉमन होता है। इट इज कॉमन टू टू थिंग्स। कौन बताएगा किसके लिए कॉमन होता है ये? Food pipe Ma'am, और air. Air and food pipe. फूड और एयर दोनों क्या करते हैं? एक ही पाइप से जाते हैं। तो जो आप खाना खाओगे माउथ से एंटर करा और वो कहा जाएगा फेरिंक्स के पास, और जो नोज से एयर ली वो भी कहा गई फेरिंक्स के पास। अब जो फेरिंक्स होता है ना वो दो ओपनिंग्स होती है। एक किसके लिए होगी? फूड के लिए, और एक किसके लिए होगी? एयर के लिए। ईयर की Air के लिए. ठीक है, तो जो एयर की होती है एंट्री, उसका ओपनिंग का नाम क्या होता है? ग्लॉटिस। Glottis. Yes, ma'am. कौन बताएगा? क्या ma'am? फूड के पाइप का नाम? गले। Esophagus.
गलेट गलेट, गलेट गलेट ठीक पहले गलेट। गलेट, मैम गलेट के बाद इसोफेगस आएगा और इसोफेगस से फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इनस तक पहुंचेगा। ठीक है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो एयर वाला ओके है मैम। जाएगा, पहले नोज से एंटर किया, देन इट विल गो टू द फेरिंक्स, फेरिंक्स से कहां जाएगा, ग्लॉटिस वाली एयर में। ग्लॉटिस, मुझे ये बताओ कि ये फूड और कॉमन के लिए एयर है, तो दोनों की मिक्सिंग हो जाती है ना, एयर वाले पाइप में भी फूड जा सकता है ना, फूड तो किसी में भी जा सकता है। यस यस मैम मैम। यस मैम। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा चीज होनी चाहिए जो इसको प्रिवेंट कर सके, मतलब फूड। मैम एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस। एक एपिग्लॉटिस होता है जो एक ढक्कन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सपोज यस मैम पाइप है, ये एयर का पाइप है, इसके ऊपर एक क्या लगा होगा, ढक्कन, और इस ढक्कन का नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। तो जब एपिग्लोटिस, फूड आएगा तो ये ढक्कन क्या कर देगा, इसको बंद कर देगा। अब पाइप हो गया है आपका क्लोज, तो क्या फूड यहाँ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। नो यस मैम। मैम ये जो खुला हुआ पाइप है वो तो उसको तो उसके पास जाना पड़ेगा। तो एपिग्लोटिस का काम क्या है, प्रिवेंट करेगा एंट्री किसकी, फूड इनटू द एयर पाइप। क्लियर। यस यस मैम। मैम यस मैम। फिर आता है हमारे पास लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो वॉइस प्रोड्यूस होती है ना वो लैरिंक्स से होती है। लैरिंक्स के पास क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो आवाज यस को मैम बनाने में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, साउंड बॉक्स। क्लियर। यस मैम अब लैरिंक्स के यस ऊपर मैम। इस बोन का नाम मुझे कौन बताएगा, इसके क्या मैम? ऊपर बोन होती है, एक बोन होती है लैरिंक्स के अबव। हायोइड बोन। यस, हायोइड बोन। ठीक है, ओके गाइस। यस मैम ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप। विंड पाइप। विंड पाइप, ये जो विंड पाइप में एयर एंटर करी, अब ट्रैकिया क्या होता है, एक लॉन्ग होलो ट्यूब होता है, एक ऐसा लंबा सा ट्यूब होता है, और इसके ऊपर इनकम्प्लीट सी शेप की कार्टिलेजनस रिंग्स होती है। क्या होती है इसके ऊपर, इनकम्प्लीट सी शेप की, कार्टिलेज रिंग, कार्टिलेजनेस। है ना। मतलब अगर हम उसको फ्रंट से देखोगे तो एक सी टाइप की कवरिंग कर दोगे, तो आपने जैसे कवर किया तो फ्रंट से तो कवर हो गया, पर पीछे साइड से अभी भी क्या है, वो खुला हुआ है। ठीक है, यस यस मैम। मैम ये जो यस मैम। इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग्स होती है ना, वो क्या करती है, इस रिंग्स का काम ये है कि ये जो हमारा हॉलो पाइप है वो क्या हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो उसको एज इट इज उसकी पोजीशन में रखने का काम करती है। क्लियर। यस मैम ओके मैम। उसके बाद ये जो ट्रैकिया है, अब ये डिवाइड कर जाएगा। जैसे इसने डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्राइमरी ब्रोंकस। कितने प्राइमरी ब्रोंकस होंगे हमारे पास, 2 दो। ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकस, ये प्राइमरी आया, प्राइमरी ने और डिवाइड करा तो ये सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी ने और डिवाइड करा तो ये टर्शरी बन गई, टर्शरी से क्या बनेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और यहाँ पर जो छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते एल्वियोलिस। हैं, नहीं, एल्वियोलाई। एलबीओ। ठीक है, अब जो आपके लंग्स थे कहाँ से स्टार्ट हुए, प्राइमरी ब्रोंकस से एल्वियोलाई तक का पार्ट किसके अंदर, मतलब ये जो मैंने आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है, लंग्स। तो प्राइमरी ब्रोंकस से लंग्स स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लंग्स के अंदर कौन आएगा, एल्वियोलाई तक। क्लियर हो गया, एल्वियोलिस। यस यस मैम। यस पक्का मैम। क्लियर हो गया। यस मैम क्लियर, यस मैम। ठीक है, अब वन बाय वन नोज को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो नोज होती है, ठीक है, उसकी जो एंट्री होती है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये कौन है, हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो सबसे पहले एयर कहाँ एंटर करेगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में। सुनने, यस मैम। नाक का अंदर का जो चेम्बर है इसको हम क्या बोलेंगे, नेजल चेम्बर। ठीक है, यस मैम अब फाइनली यहाँ पर एक क्या और कहते हैं मैम? आती है, क्या बोल रहे हो, मैम इंटरनल पार्ट को क्या कहते हैं ना उसके? इसका जो कैविटी अंदर का चैम्बर है उसको बोलेंगे नेजल चैम्बर। उसके बाद एक ओपनिंग आती है जिसको हम बोलेंगे इंटरनल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल को हम नेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम ठीक है। अब जो नाक आया, नाक में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया होते हैं, हेयर्स होते हैं। ये क्या काम करेंगे, हेयर्स और सीलिया एयर को क्या करेंगे, प्यूरिफाई। सपोज एयर में कोई डस्ट जा रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल जा रहा है, तो ये तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, यस मैम इसको ट्रैप करना मैम। पड़ेगा, आगे नहीं जाना देना पड़ेगा। तो ये जो हमारी नोज में
हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई। तो अगर कुछ भी डस्ट या ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसको ये क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ से जैसे हमारा इंटरनल नॉस्ट्रल खत्म हुआ तो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है? फेरिंग्स किसके लिए कॉमन होता है? फूड और फूड के लिए भी, एयर के लिए भी। यस मैम। फेरिंग्स में जब अगर फूड एंटर कर दिया तो ये कहाँ चले जाएगा, ईसोफेगस में। ठीक है। और एयर एंटर करेगी तो ये कहाँ जाएगी, ट्रैकिया या विंडपाइप। ट्रैक हाँ, सीलिया तो बहुत छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, सीलिया, हेयर सेल्स, ये सब मिलके क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। अब देखो फूड एंटर करा, ये कॉमन था दोनों के लिए। यहाँ पर एक चीज हमने पढ़ी थी, एपिग्लॉटिस, याद है? यस मैम। ये प्रिवेंट करेगा, ढक्कन है, किसका ढक्कन है? मैम ये फ्रूट ग्लॉटिस का। विंड पाइप का। एक ओपनिंग फेरिंग्स आया, ये फेरिंग्स आया, इसने दो ओपनिंग बना दी, तो एक ओपनिंग क्या हो गई आपकी, ग्लॉटिस, एक हो गई गलेट। तो गलेट में कौन जाएगा, हमारा फूड, और एक ग्लॉटिस में कौन जाएगा, एयर। अब फूड का हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना करे, उससे स्ट्रक्चर होता है, एक मस्कुलर फ्लैप होता है जो एपिग्लॉटिस होता है, वो प्रिवेंट कर देगा। ये ढक्कन बंद हो जाएगा तो फिर आगे फूड तो एंटर कर ही नहीं पाएगा, उसको अल्टीमेटली कहाँ जाना पड़ेगा, फूड पाइप में, राइट? यस मैम। ठीक है। अब फेरिंग्स के बाद आगे बढ़े तो कौन सा पार्ट आता है ना? तो नेक्स्ट पार्ट कौन आया हमारा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स या वॉइस। इसके पास या क्या वॉइस होते हैं? बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड। अब यहाँ पर क्या होती है, 9 कार्टिलेजेस इसको कवर करती है। कितनी? 9 और इसमें बिगेस्ट कार्टिलेज होती है, उसका नाम क्या होता है, किसको पता है? थायराइड कार्टिलेज। थाइमॉइड। ठीक है। 9 कार्टिलेज होती है, जिसमें से क्या होती है, 3 तो पेयर्ड होगी। अगर 3 पेयर है तो उसका टोटल नंबर कितना हो गया, 6। पेयरिंग, और 3 है अनपेयर्ड। ठीक है। यस मैम। ये कितनी हो गई, 3 + 6। ये जो होता है, एक थायराइड रहता है, बाकी एरेक्नोइड और एपिग्लॉटिस भी इसी कार्टिलेज में आता है। क्लियर हो गया लैरिंग्स का? यस मैम। लैरिंग्स के ऊपर बोन कौन सी, एक बार नाम बता दो, अबव बोन जो है। हायोइड। हाँ, हायोइड है। कलश, आप ग्लॉटिस है, वो सिर्फ ग्लॉटिस को कवर करता है। ये जो ढक्कन है ग्लॉटिस को कवर करेगा, फूड पाइप ओपन ही रहता है। अगर एयर हमारे फूड पाइप में चली जाएगी तो कोई ट्रबल नहीं क्लॉज करेगी। ठीक है। अगर एक्सेस एयर होगी तो वो वापस बाहर आ जाएगी। क्लियर? यस मैम। समझ आ गया? सो हम कहाँ पहुंच गए थे, कार्टिलेजेस। अब ये जो कार्टिलेजेस बनी होती है वो किसकी होती है, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट पार्ट मुझे बताओ, लैरिंग्स के बाद कौन आता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया का बता दो, ट्रैकिया का दूसरा नाम बता दो। अभी बताया था फिर भी भूल गए। विंड पाइप है ना? इसको कौन कवर करता है, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस। इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज। हमेशा याद रखना, कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है। अगर क्वेश्चन में कंप्लीट लिखा आया तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका शेप कैसा होता है, सी शेप्ड, और ये क्या होता है, कार्टिलेजेस। अब ये बताओ किस कार्टिलेज की बनी होती है, किसी को पता है? पढ़ के तो सब आए हो, ये सब तो मैम ने सारी टीचर्स ने पढ़ा दिया, फिर कैसे भूल गए? ये होती है हाइलीन कार्टिलेज की। ठीक है, हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन। ठीक है, क्लियर? अब जो ट्रैकिया होती है ना, उसकी एक लाइनिंग भी होती है, और उस लाइनिंग का नाम क्या होता है, कौन बताएगा? ये बता दिए तो मैं ऐसा समझ जाऊंगी कि आपको तो ये बहुत अच्छे से आता है ये चैप्टर। लाइनिंग का नाम बताओ, कौन बताएगा? गुंजन? अभी सब ब्लैंक हो गए ना, क्योंकि अब तो हमको कुछ याद नहीं आ रहा है। ये लाइनिंग का नाम तो हम भूल गए हैं। मैं बता दूं? अब तो नहीं भूलोगे? मैं भी नहीं बताऊं? ये बता दो मैम, बता दो। तो फिर ये तो बोल दो ना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। यस मैम। आगे का नाम बता दो। वो भी मैं ही बता देती हूँ, चलो छोड़ो।
सिलिएटेड, कॉलमनर, एपिथेलियम। अब याद आया? Yes, ma'am. ठीक है, ये लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि ट्रैकिया की लाइनिंग किसकी बनी। क्लियर हो गई इतनी बात? Yes, ma'am. Please. यस मैम। अब ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? सॉन्ग। ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले मुझे और थोड़ा सा पढ़ाना है। यहाँ बताती हूँ। ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकस। अब प्राइमरी ब्रोंकस कैसे बनेगा? कैसे बनेगा मैंने क्या बताया था? ये है मेरा ट्रैकिया। दो में। हाँ, ये ट्रैकिया है। जैसे इसने डिवाइड करा, बाइफरकेट का मतलब भी होता है डिवाइड करना, तो इसने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकस, पीबी। Primary. ठीक है, और प्राइमरी ब्रोंकस से कौन सा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा? क्या है ये? क्या है ये? लंग्स। Lungs. लंग्स। उसके लंग्स अंदर कौन आएगा? प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल और फाइनली एल्वियोलाई। ये सब कहाँ आएंगे? इसी के अंदर। इसी के अंदर ही आएंगे मैम। इसका नाम बता दो एक बार। मैं ही बताऊं क्या सब? लंग्स अभी लंग्स बताया था मैम, ना? लंग्स। लंग्स ऊपर करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी ब्रोंकस से कौन बनेगा? सेकेंडरी ब्रोंकस, Bronchus. टर्शियरी, टर्सरी। Tertiary bronchus. और टर्शियरी से फाइनली कौन बनेगा? एल्वियोली। एल्वुलाई। Alveoli. इतनी बात। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये था आपका ट्रैकिया। इसने डिवाइड करा तो ये क्या बना? Primary Primary. bronchus. प्राइमरी ब्रोंकस। फिर इसने डिवाइड करा तो क्या बना? सेकेंडरी Secondary ब्रोंकस। bronchus. इसने फिर से डिवाइड करा तो क्या टर्शरी। बना? और Tertiary. फाइनली क्या आ गई? एल्वियोली। Alveoli. ये कौन है? Alveoli. एल्वियोली। Alveoli. क्लियर हो गई ये बात? अब जो Yes, Yes. ma'am. साइड होते हैं वो प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। क्यों होते हैं ये? देखो, आपकी जो एयर आपने इनहेल करी तो आपका जो ये ऊपर से आया ना, नॉस्ट्रिल से लेके यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, यहाँ पर एयर ने पार्टिसिपेट नहीं करा एक्सचेंज ने। एयर अल्टीमेटली किसके पास होगी? ये एल्वियोलाई होगा। एल्वियोलाई के नीचे होती है ब्लड वेसल्स। तो ये जो एल्वियोलाई था, यहाँ से एयर कहाँ चले जाएगी? अंदर। एयर में कौन जाएगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगा और जो हमारा Yes, ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड होगा बाहर। इसीलिए हम CO2 को हटा देगा। प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो आपके जो लंग्स है, कितने लंग है? मैम दो। दो ही है। वी हैव अ Right, पेयर right. ऑफ लंग्स। अब इसमें कुछ फिशर्स होते हैं। किसी को उस फिशर का नाम क्या पता है? क्या मैम? फिशर के नाम पता है? चलो मैं बता देती हूँ। एक राइट होगा और एक लेफ्ट होगा। यस मैम। एक राइट लंग है और एक लेफ्ट लंग है। अब इसको ना एक पार्ट कर देती है या डिवाइड कर देती है। ये डिवाइड करता है ना, इसी को बोलते हैं फिशर। और ये इस ऐसे डिवाइड करता है तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक फिशर। क्लियर? Yes, Oblique. ma'am. ठीक है, ये क्या था? ऑब्लिक फिशर। तो ऑब्लिक फिशर कहाँ होता है? राइट वाले लंग में एज वेल एज लेफ्ट वाले लंग में। क्लियर? ओके मैम। क्या होता है? क्या होता है? क्या बोल रहे हो? मैम, इसका लंग्स के यूज नीचे। क्या होगा? ये डिवाइड करता है, एक सेप्टम होता है जो डिवाइड करता है। स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है ये तो। ओके मैम. ठीक है, अब जो राइट वाला लंग है ना, उसमें एक और चीज आती है। कैसी आती है? जो हॉरिजॉन्टल आती है। इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर। अब मुझे बताओ कि जो राइट वाला लंग है वो कितने लोब्स का है और जो लेफ्ट वाला लंग है वो कितने लोब का है? मैम राइट वाला 2 का है ना, और लेफ्ट लेफ्ट वाला 1। ये कितना हो गया? 2 लोब। यस मैम। ये कितना होगा? 3। क्लियर हो गया? यस यस मैम। मैम। अब मुझे बताओ हार्ट कहाँ होता है बॉडी में? मैम इन दोनों दोनों के लंग बीच के में। बीच में। मैम दोनों के बीच में, बट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट Yes, तरफ ma'am. थोड़ा Yes. रहता है। हमको इसको थोड़ी सी जगह देना पड़ेगी हार्ट को। यस मैम। इस जगह का नाम क्या होता है? कार्डियक नॉच। ठीक है, कार्डियक। इसका नाम है कार्डियक नॉच। कार्डियक मतलब हार्ट, और यहाँ पर कौन रहेगा? आपका छोटा सा हार्ट। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. राइट के नीचे क्या होता है? लीवर रहता है। तो लीवर को जगह देने के लिए वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा विड्थ तो उसकी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, डायग्राफ होता है ना मैम लंग्स के नीचे। क्या? डायग्राफ होता है ना मैम। नीचे। हाँ, मतलब डायफ्राम और डायफ्राम के नीचे लीवर, मतलब जो नीचे वाले ऑर्गन से उसको भी तो जगह मिलेगी। तो जो लीवर होता है ना, वो राइट साइड में होता है
तो जो डायफ्राम होता है वो भी यूजुअली थोड़ा सा ऐसे शेप का हो जाता है, उसका शेप तो डॉम शेप होता है पर थोड़ा सा राइट की तरफ एलिवेटेड हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका राइट लंग है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा, मतलब विड्थ बड़ी हो जाएगी और हाइट उसकी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? लंग समझ में आ ओके गया? मैम। ठीक है। यस मैम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई कंफ्यूजन है? सारे पार्ट्स क्लियर हो गए आपको? यस यस Yes, मैम। ma'am. पक्का? यस Yes, ma'am. मैम। ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीजें रहेगी वो भी कवर कर लेते हैं। देखो पहले मुझे एयर का पाथवे बताओ, सबसे पहले कहाँ से एंटर करेगी? नोज Nose. से। Nose. नोज, कहाँ जाएगी? नेशनल चैनल, फेरिंग्स में, फिर Larynx. लैरिक्स में, लैरिंग्स से Larynx. ट्रैकिया ट्रैकिया, ट्रैकिया, Trachea. Fish Primary sound. bronchi. फिर Ma'am, प्राइमरी primary bronchus. टर्मिनल ब्रोंकस और फाइनली एल्वियोलाई। क्लियर हो गई? Alveoli. Yes, ma'am. अब यस मैम ये क्या था हमारा विंड पाइप की ओपनिंग, जिसको हमने क्या बोला था, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस को कवर कौन कर रहा है? एपिग्लॉटिस। ठीक है। यस मैम, एपिक, इसके बाद Yes, कौन ma'am. आया है? लॉरिंक्स। लैरिंक्स के ऊपर जो बोन है उसका नाम क्या है? Hide. क्या मैम? हाय लैरिंक्स के थायराइड ऊपर है ये ना, बोन। थायराइड। अब जो एक होलो पाइप आया वो कौन था? ट्रैकिया। और ट्रैकिया के ऊपर ये रिंग्स बनी है, इसका नाम बताओ। ये रिंग्स Ma'am, incomplete C-shape cartilaginous. से cartilage। क्या मैम? किस कार्टिलेज की बनी है ये रिंग्स? हाई लाइन कार्टिलेज Cartilage। ठीक है। ट्रैकिया की लाइनिंग, लाइनिंग बता दो। सैटिस्फाइड सीलिएट कॉलमनर एपिथेलियम ओके। अब ये जैसे बाइफरकेट हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी Primary ब्रोंकस। bronchus. प्राइमरी के बाद कौन आएगा? सेकेंडरी, टर्शियरी। Secondary. ठीक है। यहाँ से और कौन स्टार्ट family. हो गया? लंग स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ से लंग आ गए। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लंग की कवरिंग होती है उनको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कि जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर? Pleural membrane. Yes. Okay, ma'am. एक आउटर होगी ऑब्वियसली और एक इनर होगी, है ना? यस मैम। तो जो इनर Yes, वाली ma'am. को हम क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है। Okay, ma'am. और आउटर वाली को क्या बोलेंगे? पैराइटल। Parietal. अब देखो इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। दोनों लेयर के बीच में। ठीक है। ये दोनों लेयर है, यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है? प्लूरल फ्लूइड। Pleural fluid. इस फ्लूइड का काम ये है कि ये जो दोनों लेयर है आपस में फ्रिक्शन ना करे, तो ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है। Okay, ma'am. सेम हार्ट का भी होता है, हार्ट की लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और इसकी लेयर को हम क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर? Okay, ma'am. ओके मैम। Yes, ma'am. फाइनल ब्रांचिंग बनी ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल में छोटे छोटे बैग्स निकले जिसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। क्लियर? Alveoli. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ जाएगा? यस मैम। ठीक है। Yes, Yes, ma'am. डायफ्राम इसके नीचे होता है, एक मस्कुलर फ्लैप होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी अभी ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ेंगे। ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? एक तो होगा हमारा कंडक्शन Air जोन, tract. एयर पैसेज एयर ट्रैक्ट, या उसको बोलेंगे हम कंडक्शन जोन। कंडक्शन ठीक है। और एक कौन सा होगा हमारा? एक्सचेंज जोन। Air. ठीक है। Exchange of gases. अब क्या मुझे मैम? बताओ कि एक्सचेंज अल्टीमेटली कहाँ हो रहा था? हम एल्विलाई, Alveoli. Alveoli में डिवीजन हो हमारे रहा था. एक्सचेंज जोन में कौन है? एल्वियोलाई। और कंडक्शन जोन में क्या होगा? बाकी सारे बच्चे कहाँ से एंटर हुई थी एयर? Nose. Nose. ओके। और नोज से कहाँ? सॉरी एल्वियोलाई के पहले कौन आता है? टर्शियरी, टर्शरी टर्शरी ब्रोंका प्राइमरी। नोज से ब्रोंकियल तक कौन है हमारा? कंडक्शन जोन। और एक्सचेंज जोन कहाँ है? सिर्फ एल्वियोलाई में। क्लियर? यस Okay, ma'am. Yes, ma'am. एयर पैसेज, पेयर्ड लंग्स, ये तो क्लियर हो गई। अब Yes, ma'am. यस मैम तो कंडक्टिंग पार्ट याद रहेगा नोज से ब्रोंकियल तक। Yes, यहाँ पर bronchial. एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा गैस। नो एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है। ओके। तो इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, तो इस स्पेस को एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलेंगे डेड स्पेस। ठीक है। जहां Yes, ma'am. गैस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा एक्सचेंज में उसको बोलेंगे डेड स्पेस। और इसमें जो एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है। Okay, ma'am. डेड स्पेस वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है?
150 ml। 150 ml। क्लियर हो गया? Yes, यस ma'am. मैम। तो रेस्पिरेशन की स्टेप क्या होगी? सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर आएगी, Hmm. कहाँ यस आएगी? मैम। एल्वेलाई में आएगी। Yes, एल्वेलाई ma'am. किसको देगा? ब्लड वेसल को। ठीक है, Yes, ma'am. फिर ये ब्लड कैरी करके किसके पास जाएगा? टिश्यू के हार्ट पास। के पास, टिश्यू के पास, हार्ट। टिश्यू के पास गया ये ब्लड, और टिश्यू क्या करेगा? यहाँ पर कौन प्रेजेंट था? Respiration करेगा सिर्फ। फूड से क्या करा? ऑक्सीडेशन, और क्या बनाई आपकी? एटीपी। क्लियर हो गया ये? ATP। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में वो पढ़ लेना डिफरेंस। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अब हमारे पास दो मसल्स आती है, एक होती है डायफ्राम और एक होती है हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स। तो डायफ्राम कैसा होता है? डोम शेप का होता है, लंग्स के नीचे लोकेटेड होता है। तो डोम शेप कब होगा? रिलैक्स वाले स्टेट में। ओके, यस और मैम। Yes, ma'am. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? फ्लैट। ठीक है, यहाँ से इसको फोर्स लगेगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, फ्लैट कब होगा मैम? Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है? मतलब जो हम लोग इनहेल करेंगे तो होगा या एक्सहेल करेंगे तो होगा? आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करती है? इनहेल करते हो तब या एक्सहेल करते हो तब? Exhale. Inhale. इनहेल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना। यस जैसे मैम। ये क्या हमारी ये मसल्स थी, यहाँ पे ऐसा फोर्स लगा है, ये डायफ्राम था, तो अब ये कैसा हो गया? फ्लैट हो गया। तो एयर अंदर आई तभी तो उसने फोर्स लगाया कि भाई नीचे जा। यस मैम। ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स में दो आते हैं, एक कौन आएगा? इंटरनल, और एक होगा एक्सटर्नल। कहाँ प्रेजेंट है ये मसल्स? रिब केज में। रिब केज पता है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसी ये रिब्स होती है, उसके अंदर ये लंग्स लोकेटेड होते हैं, उसको बोलते हैं रिबकेज। रिबकेज की जो मसल्स है, दो इंटरकोस्टल मसल्स है, एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। तो जो सरफेस ma'am. पे रिबकेज के प्रेजेंट है वो कौन है? हमारा एक्सटर्नल। तो हमारी नॉर्मल अगर ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होगी? एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होगा हमारा डायफ्राम। क्लियर? ओके मैम। अब जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, एक ब्रीथ में क्या होगा? एक बार एयर अंदर जाएगी और एक बाहर जाएगी। तो इंस्पिरेशन कैसा आता है? एक्टिव, मतलब यहाँ पर क्या लगेगी? एटीपी। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. एक्सपिरेशन में कोई एटीपी नहीं लगेगी, तो ये कैसा होगा? पैसिव। क्लियर हो गई? Yes, ओके मैम। ma'am. इसमें एक्सपिरेशन में हम क्या दे देंगे? एटमॉस्फेयर। बॉडी किसको दे देगी? एयर एटमॉस्फेयर को। ठीक है, और एटमॉस्फेयर से बॉडी कब लेगी अंदर? इंस्पिरेशन में। क्लियर? Inspiration. अब ये Yes, ma'am. हमेशा कैसे होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, ये याद रखना, हाई टू लो प्रेशर होगा No. इसका एयर का। Diffusion. ठीक है, हाई टू लो प्रेशर होगा। तो इंस्पिरेशन जो होता है उसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये डायफ्राम है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। तो डायफ्राम इस डायरेक्शन में वॉल्यूम को बढ़ाएगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारी ऐसी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, पूरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। Decrease हो जाता है। ठीक है, Decrease पहले होगा। क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगी, फिर प्रेशर डिक्रीज होगा। ये सब पहले कहाँ होगा? चेस्ट की कैविटी में, Yes, ma'am. है ना, Yes, जिसको ma'am. थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। थोरेसिक कैविटी में जो चेंज आएगा वो कहाँ अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होता है? लंग की कैविटी में, राइट? यस मैम। तो ये Yes, ma'am. प्रेशर का चेंजेस और वॉल्यूम का चेंजेस का होगी चेस्ट में, थोरेसिक कैविटी में। इट विल रिफ्लेक्टेड टू द लंग। अल्टीमेटली क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्यूम, जो लंग की वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो गई, अंदर का Decrease प्रेशर हो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, और एयर कहाँ चली गई? अंदर। तो अब जो एटमॉस्फेयर में था वो कौन सा था? हाई प्रेशर। ठीक है, और लंग्स में क्या हो गया? लो प्रेशर। प्रेशर लो डिक्रीज, प्रेशर। लो प्रेशर। तो एयर कहाँ जाएगी? हाई टू लो, लंग टू एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर टू लंग? यस मैम। एटमॉस्फेयर से लंग जाएगी ना। यस मैम। इंस्पिरेशन समझ में आ गया? समझ में? Yes, ma'am. ये कैसी प्रोसेस है? एक्टिव। इसमें ऑक्सीजन अंदर चली जाएगा बॉडी के पास। क्लियर? ओके मैम। ओके, अब आपके जो हमारा ये एक्सपिरेशन है उसमें क्या होगी? या मसल्स क्या हो जाएगी? रिलैक्स। तो अब जो डायफ्राम था वो ऊपर चले गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज। वॉल्यूम यस डिक्रीज। मैम। Yes, ma'am. यहाँ पर जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल Increase मसल्स हो जाएगा। के अंदर धक्का दिया, तो यहाँ से वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाएगा। अब तो जब प्रेशर इंक्रीज हो डिक्रीज जाएगा। होगी तो Pressure increase हो प्रेशर जाएगा। ऑपोजिट होता है। प्रेशर क्या होगा? Increase. इंक्रीज। इंक्रीज। तो ये सब कहाँ होगा? लंग के अंदर, पहले चेस्ट में फिर लंग में। तो अब लंग में क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया लंग के अंदर, हाई प्रेशर। यस मैम। और एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा? अब लो प्रेशर।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अल्टीमेटली ये क्या बाहर चली जाएगी एयर, तो ये क्या हो गया एक्सपिरेशन। यहाँ पर नो एटीपी रिक्वायर्ड। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ये समझ आ गया ना? पहले कहाँ चेंज आएगा? चेस्ट में चेंज आएगा, फिर कहाँ चेंज आएगा? हमारा लंग में। Lungs चेस्ट में. को क्या बोलेंगे? थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक प्रेशर। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम की वजह से क्या होगा? प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, उल्टा मत कर देना सीक्वेंस में कभी। ठीक है, Yes, ma'am. बात करते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन की। जब हम पूरी जान लगा के क्या बोलेंगे, हमारे अंदर जो लंग्स के अंदर है सारी एयर बाहर निकल जाए, तो वहां पर दो मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एब्डोमिनल और इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगा। मतलब ये डायफ्राम के नीचे कौन था? एब्डोमेन, इसने भी कॉन्ट्रैक्ट करा तो ये इसको और ऊपर धक्का दे देगा, है ना? एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और अंदर आ जाएंगी, तो इतनी छोटी सी वॉल्यूम हो जाएगी और प्रेशर हाई हो जाएगा। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से मैक्सिमम एयर एक्सेल हो जाएगी। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पहला Yes, वर्ड ma'am. है, जब एयर अंदर आई है इसको इंस्पिरेशन बोलेंगे, एक्सपिरेशन बोलेंगे? एयर अंदर आई है, Inspiration. 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 एयर बाहर जा रही है तो Expiration. ठीक है। तो देखो फिगर में एयर एंटर करी लंग्स के अंदर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जैसे ही अंदर करा तो पहले वॉल्यूम किसका चेंज होगा? थोरेक्स का। रिब्स और स्टर्नम ma'am. आगे आ जाएंगे। स्टर्नम क्या है? फ्लैट बोन लोकेटेड इन द बिटवीन ऑफ द चेस्ट। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? बोन्स पढ़ा दी ना मैंने, याद है ना? स्टर्नम क्या है? Yes, ma'am. ठीक है, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो नीचे आके ये क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो हाई टू लो मतलब एटमॉस्फेयर से अंदर आएगी लंग्स के अंदर। ठीक है, अब सेकंड की सुनो एक्सपिरेशन का। एक्सपिरेशन में डायफ्राम में रिलैक्स किया, डोम शेप बना लिया, तो वॉल्यूम अब क्या हो गई? डिक्रीज। प्रेशर हो गया इंक्रीज और एयर क्या हो गई? बाहर। ठीक है, Low to high. लो टू हाई, हाई टू लो, high to low. प्रेशर high. इंक्रीज हो गया ना? कहाँ? लंग में। और एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर था वो लो था, Low to high. तो ये कैसे जाएगा? लंग टू एटमॉस्फेयर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर हो गई? Okay, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अब ma'am. की बात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आपको अल्टीमेटली याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो, जो नॉर्मल हम इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे, जो जितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर आएगा या बाहर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? टीवी, दैट इज टाइटल वॉल्यूम। ठीक है, जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करोगे तो कौन सी एयर अंदर आएगी? आईआरबी। कब आएगी? फोर्सफुल इंस्पिरेशन में। ठीक है, Okay, ma'am. जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मेन एम है। ठीक है, एक्सपीरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। अब क्या, जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हो तो कितनी एयर बाहर निकाल रहे हो उसको बोलोगे आप एक्सपीरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Okay, ma'am. बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करोगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या होता है? लंग के अंदर रह जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरबी। ये इसलिए रह जाता है कि लंग क्या है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप उसमें से पूरा बाहर निकाल दो कि एयर को, तो वो तो कोलैप्स हो जाएगी ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या करेगा? लंग को एज इट इज रखेगा ना, वो कोलैप्स नहीं होने का। इट विल प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द लंग। बताओ, कोलैप्स होने से कौन बचाएगा? कौन सा वॉल्यूम? Residual volume. Residual volume. हमेशा रहेगा, ऑलवेज। लंग के अंदर एक वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट रहेगा जिसको बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? Yes, ma'am. अब जब हम नॉर्मल और फोर्सफुल वाली इंस्पिरेशन कंडीशन को ऐड करोगे तो हमको क्या मिलेगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल में कौन आया था? टीवी। Yes, ma'am. फोर्सफुल में कौन आया था? आईआरवी। तो ये हो गई हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? टीवी प्लस ERV. ईआरवी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, ma'am. ठीक है, अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हम समझते हैं। कौन प्रेजेंट था? आरवी। एक यहाँ पर और प्रेजेंट है जो फोर्सफुल वाली कंडीशन में ही बाहर जा रही है। ऐसी एयर जो फोर्सफुल वाली कंडीशन में ही बाहर जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? ईआरवी। ERV. ERV. Yes, ma'am. और जो नॉर्मल बाहर जा रही है वो कौन है? हमारी टीवी। क्लियर है टीवी? ठीक है, TV. आपने Yes, नॉर्मली एक्सेल करा तो जो अमाउंट ऑफ एयर अभी भी बॉडी के अंदर रह गया उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो कौन कौन रह जाएगा? ईआरवी और आरवी। ठीक है, Yes, ma'am. कंफ्यूजन तो Yes, नहीं? ma'am. No, ma'am. अब सारी फंक्शनल सॉरी फोर्सफुल और नॉर्मल को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नॉर्मल में कौन आया था? हमारा टीवी। TV. और Yes, फोर्सफुल ma'am. में कौन आया था? IRV. आईआरवी। और एक और ERV. इन ERV. तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा?
वाइटल लंग कैपेसिटी। Vital capacity. अब टोटल लंग कैपेसिटी मतलब ये जो अगर लंग है तो इसमें आप मैक्सिमम कितनी एयर को भर सकते हो, ठीक है। तो हम सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो आ जाओ टीवी आ जाओ, मैम IRV टीवी, आ जाओ, IRV, ERV, RV। आ जाओ और आ जाओ आरवी। क्या इसके अलावा और कुछ बच रहा है कि सारी वॉल्यूम्स मैम। को मैंने लिख दिया? तो ये क्या होगा हमारा टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर हो गया? यस Yes, मैम। ma'am. आगे बढ़ जाओ, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। तो इस ग्राफ में देखो टाइडल क्या है, नॉर्मल वाला। यस मैम। टाइडल क्या है हमारी नॉर्मल वाली, Yes, ईआरवी। ma'am. आईआरवी क्या है फोर्सफुल वाली। यस मैम। गाइस स्क्रीन विजिबल है या चली गई? Ma'am, नो visible मैम है. विजिबल है। अच्छा Visible है। थोड़ा बफर हो रहे हैं यहाँ पे कुछ, रुक गया है। अब नहीं हो गया आई थिंक, अब ब्लैंक नहीं हो है। गया। Yes, ma'am. Yes, Blank. जस्ट सेकेंड ना, इसने फिर से प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दिया। अभी Yes, विजिबल ma'am. है। है ना, ठीक है। सो टाइडल वाले केस में हमारा कौन आया था? मैम नॉर्मल वाला जो ब्रीथिंग होता है। नॉर्मल मैम, ओके। नॉर्मल एयर। आईआरवी में कौन आया था? जो मैम फोर्सफुल इंटरनल आती है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। ईआरवी में कौन आया था? फोर्सफुल, जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में कौन कौन को ऐड कर दिया था? टीवी प्लस। टीवी प्लस IRV। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में टीवी टीवी प्लस प्लस ERV। ईआरवी। वाइटल लंग कैपेसिटी में जो फोर्सफुल वाले थे और जो नॉर्मल वाले थे दोनों को ऐड कर दो, टीवी, आईआरवी और ईआरवी, तीनों को ऐड करोगे Okay, तब क्या ma'am. मिलेगा? वीएलसी फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी VLC। कौन आएगा? आरवी प्लस RV ईआरवी, प्लस, यस मैम। ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी में चारों आ जाएंगे। सारे आ जाएंगे, टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। अब इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, बता सकते हो क्या हो सकता है? इन तीनों को कहाँ मैम ऐड किया था हमने? टीवी, आईआरवी और ईआरवी को वीसी में, वाइटल लंग कैपेसिटी में। यस मैम। तो वीसी प्लस आरवी भी तो कर सकते हैं इसको। वॉल्यूम में। हाँ यस मैम। क्लियर हो गया? ये सारे आपको Yes, याद ma'am. रखना है, ठीक है। याद रख लोगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में आएगा तो वो डायरेक्टली आपसे वॉल्यूम पूछेगा, इसका वैल्यू बताओ कितना होता है। ये सब याद कर लोगे, यस मैम। है ना? Yes, ma'am. यस वॉल्यूम मैम। बता दिया मैंने आपको, 150 हमें बता दिया ना, डेड स्पेस वॉल्यूम कंडक्शन जोन में जो प्रेजेंट है। Yes, ma'am. यस अब मैम बताया था। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होती है ये बता देती हूँ। तो देखो टीवी क्या होगा, एक बार जब इनहेल या एडिट करोगे तो आपका कितना होगा? 500। अब हम जब नॉर्मल हमारे जो ब्रीदिंग रेट होता है 12 से 16 ब्रीथ्स होती है पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में आप कितनी सांस लोगे? या तो 12 से 16। क्लियर हो गया? ओके मैम। अगर एक बार में 500 आ रही है तो 12 बार में कितनी हो जाएगी? 500 इंटू 12, 6000। 6000। तो ये जो 6000 टू 8000 है ये आपका पर मिनट है, ठीक है। ये कितना था? 1 टाइम का था। अगर मैं इस टीवी को पर मिनट कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा? माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्लियर? यस मैम। ठीक है। कैपेसिटीज पढ़ लोगे सारी, किसको ऐड करना है कब, यस मैम। ठीक है। अब गैस एक्सचेंज पे आ सकते हैं। तो गैस एक्सचेंज प्राइमरी साइट कौन थी गैस एक्सचेंज की? Alveoli. एल्वेलाई। एल्वुलाई किसको देगा? Alveoli. ब्लड। और ब्लड किसको देगा? टिश्यू। ठीक है गाइस, जस्ट अ सेकंड, फिर से स्क्रीन फ्रीज होने वाला है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। तब तक मुझे ये बताओ कंडक्शन जोन के पार्ट कौन कौन से हैं? मैम नोज से लेकर के ब्रोंकिस तक। Nose से लेके bronchus. एक्सचेंज जोन। एल्वेलाई। Alveoli. कंडक्शन जोन का काम क्या है? एयर क्या को, मैम? कंडक्शन जोन का काम क्या है? एयर को क्या करना? इनहेल करना है। इनहेल करना मैम। एयर को कंडक्ट करना और एयर को प्यूरिफाई। मैंने बोला था ना डस्ट और ये सब ट्रैप हो जाएंगे। Yes, मैम ma'am. नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रल के अंदर भी, ट्रैकिया के अंदर भी, सीलिएटेड एपिथेलियम है, मतलब वहां क्या प्रेजेंट है? सीलिया। तो सीलिया ma'am. क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा। तो जो कंडक्शन जोन में काम होता है ना, एयर का प्यूरिफिकेशन, अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंस है, उन सब से कौन बचाएगा उसको? कंडक्शन नॉस्ट्रिल्स। जोन। और जो अल्टीमेटली एल्वेओलाई के पास जाएगी वो कैसी होगी? प्योर। प्योरीफाई। प्योर। यस। ये क्या है? छोटा सा बैग, इसका नाम बताओ। एल्वेलाई। ठीक है। Alveoli. इसके नीचे क्या होगा? Blood Blood vessel. vessel. ठीक है, ये Blood कौन? vessel. ब्लड ब्लड वेसल। वेसल। और ब्लड वेसल के नीचे कौन आएगा?
मतलब ब्लड वेसल Diaphragm. से जाएगी टिश्यू, टिश्यू, तो जो हमारा Okay, ma'am. एक्सचेंज होता है 3 जगह पे होगा, पहले एल्वियोलाई टू ब्लड जो जाएगा और फिर क्या जाएगा ब्लड टू टिश्यू। क्लियर? Okay, ma'am. यस मैम। मैम हाँ मैम जो लंग्स के अंदर जाती है मैम प्योर ऑक्सीजन जाती है मैम और ही गैस जाती है? नहीं नहीं, और भी अगर आप एयर इनहेल करोगे तो एयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, यस मैम। जैसे Yes, ma'am. नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब भी कुछ जाएगा। पर एयर के अंदर कुछ होते हैं, सॉरी लंग्स के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने देंगे। तो अभी हम इसके बाद 4 फैक्टर डिस्कस करेंगे, पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और सरफेस एरिया। इन चारों फैक्टर्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि सिर्फ कौन अंदर जाए, ऑक्सीजन, बाकी सारी जो गैस है वापस जब आप एक्सहेल करोगे तो सारी बाहर हो जाए। ठीक है? Okay, ma'am. ओके, अभी हम देखेंगे ये फैक्टर्स वाली बात। तो एल्वियोलाई टू हमारा ब्लड वेसल कौन आएगा, बताओ? एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल Air. एयर आएगा। Oxygen. एयर में कौन आएगा, ऑक्सीजन। Yes, ma'am. फिर ये ब्लड वेसल से क्या कहाँ जाएगा, Tissue. टिश्यू में टिश्यू के पास क्या प्रोड्यूस हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किस वजह से हो रहा था, क्या हुआ था टिश्यू के अंदर? मैम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, Oxygen. यस, तो ये ऑक्सीजन अंदर आए थे क्या, फिर यहाँ Yes, पर ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो ब्लड वेसल को दिया और ब्लड वेसल ने किसको दे दिया फाइनली, Alveoli. एल्वियोलाई को। तो एल्वियोलाई ने इसको क्या निकाला, चल निकल बाहर हो, और ऑक्सीजन को बोला चलो अंदर आ जाओ। ठीक है? यस Okay, ma'am. तो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब एटीपी का प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। Production. ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो जो Yes, ये ma'am. गैसेस मूव करती है वो कैसे करती है, बाय द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, हाई मैम प्रेशर, ऑक्सीजन का मैम High- डिफ्यूजन होता है मैम High pressure to low pressure. लो किसी भी प्रेशर। चीज में किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होना थ्रू सम मेम्ब्रेन, हाई By- कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो गैसेस का मूवमेंट क्या होता है किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन से। सिंपल वाला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी 2 टाइप के होते हैं, एक क्या Yes, होता है ma'am. सिंपल होता है और एक होता है Simple. फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जब जाके सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, पर जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें कोई प्रोटीन की रिक्वायर्ड नहीं है, बस आराम से जो गैस है वो मूव करती जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? यस यस मैम। मैम, ठीक है, अब हम उस फैक्टर्स की बात करेंगे कि अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये ऑक्सीजन ही अंदर क्यों जाता है, तो वो इस जाता है इस सारी चीजों की वजह से। तो 4 फैक्टर्स है, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट, एक होगा सॉल्युबिलिटी, एक होगा थिकनेस और एक होगा सरफेस एरिया। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है हाई और लो वाली कंडीशन। ठीक है, ओके। तो जो आपकी Okay, गैस ma'am. जाएगी वो हमेशा कैसे जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। ठीक है, यस मैम, अब जो सॉल्युबिलिटी Yes, था, ma'am. कौन गैस कितने डिसॉल्व होगी तभी जाएगी। तो जो CO2 होता है ना उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, और O2 की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो जो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके भी होता है, Yes, ma'am. मतलब प्लाज्मा में डिसॉल्व होके भी जाती है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व में वो ज्यादा होता है। इट इज अबाउट 7% कैसे जाएगा डिसॉल्व होके, और जो ऑक्सीजन जाती है वो सिर्फ 3% जाती है, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा। यस मैम, Yes, ma'am. की बात करें तो ये जो एल्वियोलाई था इसकी जो मेम्ब्रेन है काफी थिन होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी थिन, Yes, यस मैम। ma'am. तभी तो एक्सचेंज इजी होगा, Yes, ma'am. है ना। तो इसको काफी थिन होनी चाहिए। तो इसकी जो मेम्ब्रेन बनी होती है 3 लेयर की होती है। एक तो क्या होता है यहाँ पर एल्वियोलाई, और इसके पास कौन होता है, ब्लड वेसल। Vicinity tissues. ये एल्वियोलाई और बीच में क्या होगा, बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, ओके। ऊपर से जा रहा है दिमाग से, Okay, ma'am. No, ma'am. आ रहा है ना, दिमाग के अंदर जा रहा है ना। Yes, ma'am. यस मैम, तो एल्वियोलाई, हाँ, इसकी जो लेयर है वो कौन सी है, एपिथेलियम, और ब्लड वेसल की जो है वो है एंडोथेलियम। Okay, ठीक है? ma'am. और इनके बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है इसको बोलेंगे बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, Okay, ma'am. तो फाइनली जो एयर का ट्रांसफर होगा इंटीरियर लेयर की वजह से होगा। अब ये जो लेयर थिन होनी चाहिए, तो कितनी थिन होती है, इट इज अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर है, इतनी ज्यादा थिन होती है, इसीलिए इजी एक्सचेंज हो जाता है।
ठीक है, ओके मैम। ठीक है। Yes, ma'am. सरफेस एरिया की बात करें तो छोटे छोटे बैग्स कौन थे लंग्स के अंदर? Alveoli. एल्वियोलाई Alveoli. बहुत सारे होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एल्वियोलाइज। यस मैम। ये क्या इंक्रीज करते हैं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसके लिए? कि ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके। तो ये जो छोटे छोटे एल्वियोलाई ने क्या करा? सरफेस एरिया बढ़ाया। सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाया ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन का क्या हो, यहाँ पर एक्सचेंज हो, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर जाए और मैक्सिमम CO2 बाहर जाए। जो लंग का सरफेस एरिया होता है इट इज अबाउट 100 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू टेनिस कोर्ट। मतलब एक टेनिस कोर्ट का जितना एरिया होता है ना, इतना एरिया हमारे लंग्स में वजह से होता है। किसकी वजह से? एल्वियोलाई की। तो अगर एल्वियोलाई कम हो जाएंगे तो क्या सरफेस एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा? यस मैम। है ना? तो एक डिसऑर्डर होता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में एल्वियोलाई इफेक्ट होते हैं, तो एल्वियोलाई के नंबर कम हो जाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन था ना कि N2 वगैरह क्यों नहीं अंदर जाती है? जो यस नाइट्रोजन मैम। गैसेस होती है ना, वो क्या होती है? लेस सॉल्युबल होती है, मतलब सॉल्युबल ही नहीं है ब्लड के अंदर, वो सॉल्युबिलिटी है ही नहीं। तो अगर वो डिसॉल्व ही नहीं होगी तो अंदर जाएगी नहीं, उसको तो अल्टीमेटली बाहर जाना पड़ेगा, है ना? यस मैम। किसका क्वेश्चन था ये ऑक्सीजन वाला कि मैम सारी गैसेस आती है या ऑक्सीजन आती मैम है? मेरा अरुण श्रीवास। ओके, तो देखो क्या होता है अरुण, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी एक फैक्टर है जो कंट्रोल करेगा। जो गैस डिसॉल्व होगी अल्टीमेटली वही तो अंदर जाएगी। और एक आता है हमारे पास ये प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर एक टर्म आता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब ऐसा होता है कि ये जो हमारा कौन है? एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। बताओ। यस मैम। यस मैम। बहुत सारी गैसेस है। मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब यहाँ पर N2 होगा, CO2 होगा, O2 होगा, और भी बहुत सारी गैसेस होगी। तो हर कोई गैस एक ना एक अपना प्रेशर लगा रही होगी। अगर मैं पूछूं इंडिविजुअली कि O2 का कुछ प्रेशर होगा, यस मैम। है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्लियर हुई इतनी बार? यस मैम। ठीक है। अब ये जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि देखना अभी एक चार्ट आएगा हमारे पास, ये कौन है हमारे पास? पार्शियल प्रेशर। तो जो पार्शियल, हमारी गैस हमेशा कैसे मूव करेगी? हाई टू लो प्रेशर। लो। यस मैम। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कितना था? 159 था किसका? ऑक्सीजन का प्रेशर। और अंदर आए तो एल्वियोलाई में हो गया 104। तो ये हाई टू लो मूव करेगा, तो तभी तो ऐसा मूव करेगा, यस मैम। इसीलिए ऑक्सीजन तो अंदर जाएगी ना। अब Yes, अगर यहाँ ma'am. पर किसी का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है लंग के अंदर और एटमॉस्फेयर में कम है, तो वो तो अल्टीमेटली बाहर ही रहेगा ना। यस मैम। ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर की वजह से सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जा सकता है। अब समझ में आ गया? यस Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, उसमें कितना था? 40। तो 104 से 40 जाएगा ना, हाई टू लो। अब ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये बाहर की तरफ चला जाएगा वही 41। यस मैम। है ना? अब ये हाई टू लो हुआ। अब जिसमें जैसे इसमें ऑक्सीजन आ गई तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। Yes, ma'am. यस मैम। और जैसे ऑक्सीजनेटेड हुआ तो इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हो गया 95। लो टू हाई हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास गया? टिश्यू के पास। टिश्यू के पास। टिश्यू के पास गए तो यहाँ पर 40 था, तो हाई टू लो वापस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन डिलीवर हो गई। यस मैम। अब टिश्यू के पास CO2 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर तो ज्यादा होगा। यस मैम। तो में बाहर निकलना शुरू हो जाए। हाँ, तो देखो अब उल्टा मूवमेंट होगा। CO2 की बात करिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास गए तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, इसलिए वहां पर उसका प्रेशर भी कम था। तो ये यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन अलग हो गया तो वो कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, यस मैम। है ना? अगर ये O2 थी किसी ब्लड में, इस O2 को मैंने बाहर निकाल दिया, अब ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये O2 कहाँ चली गई? टिश्यू के पास, है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ऑक्सीजनेटेड में? No, ma'am. ठीक है। फिर देखो जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो उसपे जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हो गया 45, तो फिर ये और उल्टा जाएगा, है ना? Yes, ma'am. सॉरी, हाई टू लो जाएगा। अब इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, एल्वियोलाई के पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो यहाँ पर वापस हाई टू लो, और फाइनली एटमॉस्फेयर में कितना था? ओनली 0.3। तो CO2 क्या हो जाएगा? एक्सेल, और O2 क्या हो जाएगा? इनहेल।
क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये सारी वैल्यूज भी आपको याद रखना है, ठीक है? ओके। यस मैम, यस मैम। अब ये कौन है हमारे लंग्स और ये कौन है हमारा हार्ट। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब जो हार्ट से लंग के पास ब्लड आएगा वो कैसा होगा आपका? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीनेटेड ठीक ब्लड। है। अब यहाँ पर कौन बैठा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब इसमें मिल जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिल जाएगा? हार्ट के थ्रू टिश्यू के पास। तो ऐसे क्या होता है? ब्लड का बॉडी में flow सारा। होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या रिपीट करना है भाई? कैन यू प्लीज टेल मी? आ जाओ। नो मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। यस मैम। ठीक है, तो ये बनाया जो मैंने आपको हार्ट और लंग वाला बताया था ना, कुछ ऐसा था। पार्शियल प्रेशर रिपीट करना है, जस्ट अ सेकेंड। देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जो एक हमारा कोई भी अगर जगह है उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है तो उनका जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोलेंगे? एक मिक्सचर ऑफ गैस हो गया। उसमें जो इंडिविजुअल गैस प्रेशर लगाएगी वो होगा आपका पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर की बात करें तो जो ऑक्सीजन का होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत ज्यादा होता है, एल्वियोलाई में कम होता है। और गैस कैसे मूव करेगा? हाई टू लो। तो देखो एटमॉस्फेयर से कहा गई एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू के पास गया तो इसके पास क्या हो गया? फिर से कम हो गया। और CO2 इसीलिए उल्टा हो जाती है, हाई टू लो, इसलिए एक्सेल हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये एल्वियोलाई मतलब क्या है? लंग। और ये कौन है? हमारा हार्ट। ठीक है। और ये कौन है? टिश्यू। क्लियर हो गई इतनी बार? यस मैम। ठीक है। देखो एल्वियोलाई से कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन किसके पास लेके? हार्ट। जो मैंने अभी बताया ना, लंग टू हार्ट और हार्ट टू टिश्यू जाता है ना? बताया था गाइस। एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो फिर आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तो अच्छे से कर रहे थे। तो ये क्या हुआ? 104 यहाँ पर था, धीरे धीरे कैसे हो गया? पार्शियल प्रेशर की वजह से बॉडी टिश्यू को डिलीवर होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी तो ये 45 से कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में इतना है, सिर्फ 0.03 या 0.3 होता है, तो ये डिलीवर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर आ गया और CO2 बाहर निकल गया। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये कौन है? हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था 3 नाम। एल्वियोलर की कौन सी थी? एपिथेलियम। इसकी कौन है? एपिथेलियम लेयर। गाइस मेरी आवाज आ रही है और एम आई नॉट ऑडिबल? Ma'am, you are audible. यस मैम, ऑडिबल हो। ओके। फिर यहाँ पर कौन आ गया? ये जो हमारी ब्लड वेसल थी इसकी कौन हो गई? एंडोथेलियम। और बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला? बेसमेंट सब्सटेंस। क्लियर? यस मैम। ये फिगर पे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है। एल्वियोलाई क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस कहाँ है? एंडोथेलियम कहाँ है? ठीक है। ओके गाइस। Yes, ma'am. ठीक है। अब बात करते हैं O2 ट्रांसपोर्ट। अब एक्सचेंज तो हो गया, कोई ना कोई लेके जाने वाला होना चाहिए ना। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा? लंग से टिश्यू। अब ऑक्सीजन की डिलीवरी कैसे होती है? या तो ये डिसॉल्व हो जाए किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर, जो ब्लड का कंपोनेंट है ना। या फिर इसको कौन ले जाए? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। Yes, ma'am. ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 तरीके और CO2 के पास 3 तरीके हैं। या तो ये डिसॉल्व हो जाए, या इसको हीमोग्लोबिन ले जाए, या फिर ये बाइकार्बोनेट आयंस बना ले। क्लियर हो गए? यस मैम। यस। जो हीमोग्लोबिन है ना वो एक व्हीकल की तरह करेगा। मतलब सपोज मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं कुछ ना कुछ व्हीकल लूंगी, बस लूंगी, ट्रेन लूंगी, फ्लाइट लूंगी, कुछ भी लूंगी, उसमें बैठ के जाऊंगी। तो जो ये हमारा व्हीकल है वो हीमोग्लोबिन है। और यहाँ पर जो गैस है ऑक्सीजन और CO2 ये क्या होंगे? पैसेंजर। क्लियर हो गई बात ये? यस मैम। ठीक है। Yes. अब देखो 1 बाय 1 समझते हैं। पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के कितने तरीके हैं? 2। ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो डिसॉल्व होने का, हीमोग्लोबिन। हाँ एक है डिसॉल्व होने का और एक है हीमोग्लोबिन के साथ जाने का। तो जो डिसॉल्व में जाएगा ना उससे 3% जाएगा। जो ऑक्सीजन है कहाँ डिसॉल्व हो जाएगा? ये प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। अब 100 - 3 करोगे तो कितना आएगा? 97. तो 3 तो यहाँ आ गया। अब 97% कौन ले जाएगा? हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है ना वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब ये हो गया हीमोग्लोबिन वाले बात। अब बात करते हैं कि CO2 के बाद। तो CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 3 तरीके हैं। या तो ये डिसॉल्व हो जाए, दूसरा इसके पास है कि हीमोग्लोबिन के साथ चले जाए,
और तीसरा है कि ये बाइकार्बोनेट आयंस बना ले। ठीक है, डिसॉल्व होके कितना जाता है आपका 7%। ठीक है Yes, ma'am. ठीक है, 20 to 25% हमारा कैसे जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा तो ये क्या बढ़ जाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, Yes, ma'am. अब जो आपका मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, बाइकार्बोनेट आयंस, मतलब 70% कैसे जाएगा, बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू। क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक है, तो देखो H2O कहाँ था, प्लाज्मा के पास, और CO2 था। जब ये मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, H2CO3, और इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। क्लियर हो गया, Yes. क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, डिसॉल्व। समझा दीजिए मैम ये वाला। ये वाला देखो H2O था हमारे पास, ये कहाँ था, प्लाज्मा के पास, और टिश्यू के पास क्या था, CO2 था। CO2। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक कंपाउंड बनाएंगे जो होगा H2CO3, और उसको हम बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। अब क्लियर हुआ। यस मैम। ये मैम क्या, टिश्यू के पास बनेगा मैम ये? हाँ ये टिश्यू के पास बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ था, टिश्यू के पास ही ना। यस मैम। ठीक है, अब ये डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होते होते कहाँ जाएगा, ब्लड के पास, सॉरी एल्वेओलाई के पास जाएगा। एल्वेओलाई के पास जैसे ही जाएगा तो ये CO2 उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, मतलब अब जो ये रिएक्शन है इस डायरेक्शन में होगा, H2CO3 टूटेगा, CO2 और H2 को अलग करेगा, और CO2 फाइनली क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। क्लियर हो गया। मैम H2O कहाँ जाएगा मैम फिर? H2O तो ब्लड में रहेगा, ब्लड में पानी तो रह सकता है ना, यस मैम। प्लाज्मा के फॉर्म में। प्लाज्मा से वाटर आया था, वापस प्लाज्मा को मिल गया, और जो CO2 टॉक्सिक था वो बाहर निकल गया। क्लियर हो गया। यस मैम। अब इस रिएक्शन को मैं और आगे बढ़ाती हूँ, और इसमें से मैं H+ आयंस को बाहर निकाल दूंगी और HCO3 आयंस को बाहर निकाल दूंगी। तो ये जो HCO3 आयंस आपके थे ये क्या थे, ऐसे बन के ये क्या हो गए, आपके डिलीवर हो जाएंगे। H2C, अभी जैसे हमने इसका अपोजिट रिएक्शन देखा ना, सेम रिएक्शन अब अपोजिट होगा। ये HCO3 जब किसके पास गया, एल्वेओलाई के पास गया, तो ये H+ से जुड़ेगा, फिर बनाएगा H2CO3, और फाइनली CO2 और H2O बनाएगा, और इस CO2 को आप एक्सेल कर दोगे। तो आपको ये परसेंटेज याद रखना है। ठीक है, यस मैम। ओके, ये सब याद रहेगा। आगे बढ़ जाओ। गैस ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गया। अब हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बना जैसे ऑक्सीजन, अमीनो इसलिए बना कि जब ये कार्ब ये Hb और CO2 ऐड करते तो यहाँ पर एक चीज और ऐड हो जाती है, दैट इज NH2 ग्रुप, और NH2 को हम क्या बोलते हैं, अमीन ग्रुप, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है बबीता, क्लियर हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HbO2, राइट। Yes, ma'am. और इसका डिसोसिएशन मतलब इसका ब्रेकडाउन। तो जब हमने इसका एक कर्व बनाया तो कुछ इस टाइप से आया, वाई एक्सिस होगा और एक एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स है ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर कौन था, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और यहाँ पर था PO2, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर इतनी बात। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जब एक कर्व बनता है तो कुछ एस शेप का बनता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड का। परसेंट सैचुरेशन का ये मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है उसके पास 4 सीट होती है गैस को बिठाने के लिए। तो गैस कौन होगी, या तो CO2 या ऑक्सीजन। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो परसेंट सैचुरेशन का ये मतलब है कि हीमोग्लोबिन पे एक ऑक्सीजन ऑक्यूपाई मतलब बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है, या 4 बैठा है। क्लियर हो गया इतनी बात। Yes, ma'am. जैसे जैसे आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका परसेंट सैचुरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया, मतलब जैसे जैसे आप ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो हीमोग्लोबिन है उसके पास मैक्सिमम ऑक्सीजन बैठ जाएगा। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर 2 शिफ्ट हो सकते हैं, या तो एक होगा लेफ्ट या होगा राइट। अगर ये नीचे आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, राइट शिफ्ट। ठीक है, और जब ये ऊपर जा रहा है तो कौन सा होगा आपका, लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर। Yes, ma'am. तो HbO2 जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा उसका, राइट शिफ्ट, और जब HbO2 बनेगा या प्रोड्यूस होगा तो होगा आपका लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर हो गया गाइस, क्लियर है। ठीक है, तो देखो जब HbO2 प्रोड्यूस हो रहा था, HbO2 कब प्रोड्यूस होगा, कहां पर, लंग्स में। ऑक्सीजन किसके पास थी, बताओ, ऑक्सीजन किसके पास थी, लंग के पास या टिश्यू के पास, लंग्स के पास। लंग्स के पास। तो HbO2 बनेगा वहीं, और आते आते टिश्यू के पास वो ब्रेकडाउन हो जाएगा ताकि ऑक्सीजन रिलीज होकर क्या हो जाए, रेस्पिरेशन या ATP बनाने की प्रोसेस में यूटिलाइज। Yes, ma'am. अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स लगते हैं। ठीक है, HbO2 को बनाने के लिए हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा,
मैम ज्यादा सर। मैम ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? मैम कम होगा। H प्लस आयन मैम कम होंगे। और टेम्परेचर मैम लो। ऑपोजिट अब कहाँ हो जाएगा हमारा? टिश्यू में। PO2 PCO2 H प्लस आयन्स एंड टेम्परेचर। बताओ PO2 ज्यादा या कम जब इसको बनाना है तो? सॉरी, कम। ब्रेक करने कम, मैम ज्यादा। ज्यादा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फैक्टर्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यहीं से है। ठीक है, तो टिश्यू में क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन जब हो रहा है तो कौन सा होगा आपका? राइट शिफ्ट। ठीक है, और जब सिंथेसिस हो रहा है तो उस पे क्या होगा आपका? लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर हो गया? यस मैम। यहाँ पर एक चीज आती है जिसको हम बोलेंगे बोर्स इफेक्ट या बोहर शिफ्ट भी बोल सकते हैं। जब बहुत ज्यादा CO2 बढ़ जाएगा तो CO2 के बढ़ने से क्या होगा आपका? राइट शिफ्ट, है ना? CO2 बढ़ेगा तो यस राइट मैम। शिफ्ट होगा ना, HbO2 का ब्रेकडाउन होगा। तो बस इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन, सॉरी बोहर शिफ्ट, कि जब बॉडी में CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और HbO2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ? CO2 के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से। बबीता क्या रिपीट करना है? कैन यू टेल मी स्पेसिफिकली? मैम टिश्यू वाला। टिश्यू वाला। टिश्यू में क्या होगा? हमको ऑक्सीजन अलग चाहिए तो HbO2 को तोड़ना पड़ेगा। HbO2 को मैंने तोड़ा तो उसके लिए मुझे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम चाहिए और बाकी सारी चीजें ज्यादा चाहिए, तभी तो ये HbO2 अलग करेगा ऑक्सीजन को, राइट? ओके मैम। ओके, अब देखो लास्ट बहुत छोटा सा वर्ड है, फिर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लास हमारी पक्का एक्सटेंड होगी क्योंकि क्वेश्चन पर अभी हम आए नहीं। प्लीज बी स्टे टिल द लास्ट। ठीक है, काफी पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं बट यू विल नॉट लीव द कल। अब जो 16 मुझे दिख रहा है एज इट इज दिखना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस? ओके मैम। अब देखो हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन को, प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन चल लगती है तो हम जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करने लग जाते हैं। रेस्ट पे जब हम आते हैं तो वापस ये स्लो डाउन हो जाती है। तो उसको स्लो करना, फास्ट करना किसका काम है? ब्रेन में। और ब्रेन में भी क्या होते हैं? कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर, इसको बोलते हैं मेन सेंटर। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का नाम सुना है? सुना ही होगा आई थिंक। ब्रेन पढ़ा है? यस मैम। ब्रेन के 3 रीजन्स होते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। यहाँ पर एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर, और ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। इसको मेन सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो करता है दोनों चीजों को रेगुलेट करेगा। ये इंस्पिरेशन को भी रेगुलेट कर सकता है और एक्सपिरेशन को भी रेगुलेट कर सकता है। क्लियर? ओके, अब जो दूसरा ब्रेन का एक और रीजन है जिसको बोला हमने फोन्स, वो भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पर एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम करना है, सिर्फ ये इंस्पिरेशन को क्या कर सकता है? रेगुलेट कर देगा। ये क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा आपके इंस्पिरेशन के टाइम को, मतलब इंस्पिरेशन जल्दी जल्दी होगा। ओके, यस मैम। अब आता है लास्ट, कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया मतलब द एरिया दैट विल डिटेक्ट केमिकल का प्रेजेंस। और केमिकल्स यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे? H प्लस आयंस और CO2 आयन। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अगर CO2 ज्यादा हो गया और H प्लस आयन ज्यादा हो गया तो इनको पता चल जाएगा। ये सिग्नल किसको भेजेंगे? मेन सिग्नल को, कि इस CO2 को अब क्या करो? एलिमिनेट करो, बॉडी से बाहर निकालो। ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया क्या होते हैं? एक तो हमारे जो मेन सेंटर होता है इसके पास होगा, एडजेसेंट टू मेन सेंटर। एडजेसेंट का मतलब पास होता है। ओके, यस मैम। और दूसरी जगह कहाँ होता है? एक तो होता है ये कैरोटिड आर्टरी में। आर्टरीज क्या होती है? जो ऑक्सीजन पे ब्लड लेती है ना? यस मैम। एक होगा ऑर्टिक आर्क में। ठीक है, तो इन तीनों जगह पे अगर CO2 और H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन चेंज हुआ तो ये पता चल जाएगा। और ये किसको सेंटर भेजेगा? एक्सपिरेटरी सॉरी मेन सेंटर को, रिदम सेंटर को, जो क्या करेगा? इनको एलिमिनेट करेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाओ। यस मैम। मैम। अब पढ़ लेते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से क्या मतलब इस पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो उसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो पहला क्या होता है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल आया
कुछ एलर्जिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर करा, मतलब नोज के अंदर एंटर करा, तो क्या करेगा, उस डस्ट को बाहर निकालने के लिए वो जान पूरी लगा देगा कि इसको बाहर निकाले। तो यहाँ पर क्या होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। और मास्ट सेल का काम क्या है, इन्फ्लेमेशन करना। इन्फ्लेमेशन मतलब सिग्नल भेजेंगे कि अब ये सिस्टम खराब हो गया है। तो जब ये एलर्जिक सब्सटेंस या ऐसे आएंगे तो यहाँ पर क्या सिक्रेट होगा, म्यूकस। म्यूकस इसके अंदर कोटिंग बना देगा, ठीक है। ये सब्सटेंस है, इसके अंदर कोटिंग बना, तो जब इसने यहाँ पर कोटिंग बना दी तो क्या कर दिया, अगर बहुत सारा यहाँ पर डस्ट या एलर्जिक आ गई तो म्यूकस क्या हो जाएगा, पूरी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस आ जाएगा। और ये म्यूकस क्या करेगा, इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। यस मैम। पूरी ऊपर से तो नहीं चले गया ना, अस्थमा तो थोड़ा सा अंदर आया दिमाग के, ये Yes, सारा आ गया, सारा आ गया या थोड़ा सा आया, मैम रिपीट कर दो। रिपीट कर देते। अस्थमा क्या होते हैं, डस्ट या एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में होती है, उसकी वजह से होती है। जब आपने एयर इनहेल करी, वो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या होगा, एलर्जिक सब्सटेंस हुआ। सपोज पोलन ग्रेन से किसी को एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी होती है, तो वो सब्सटेंस अंदर गया। जब वो सब्सटेंस बहुत ज्यादा अंदर चले गया तो जो मास्ट सेल्स होती है, इम्यून सिस्टम के सेल, वो क्या करते हैं, इनको रोकने की वजह करते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये क्या सिक्रीट करेगी, म्यूकस। तो ये म्यूकस क्या करेगा, उसके अराउंड क्या बना लेगा, कोटिंग बना लेगा। जब ये कोटिंग बना लेगा तो वो ट्रैप हो जाएगा। पर जब बहुत ज्यादा म्यूकस हो गया तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपकी ब्लॉक हो जाएगी। यस मैम। तो ब्लॉक हो जाएगी तो क्या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, यस मैम, कम ले पाएगा मैम ऑक्सीजन। हाँ, मतलब प्रॉब्लम होगी ना एयर को अंदर जाने में, बाहर निकालने में। उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थमा। और इसमें कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकिओल्स। क्लियर है। यस मैम। अब बात करते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा मैंने आपको बताया था कौन डैमेज होता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम क्या था, मैम डिफ्यूजन करना मैम गैसेस का। हाँ, और सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है ये। यस मैम। मैम। अगर एल्वियोलाई कम हो गए तो सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा, यस मैम। और एक्सचेंज भी कम हो जाएगा, है ना। एक्सचेंज भी कम हो जाएगा ना, अगर एल्वियोलाई कम हुए तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो एक्सचेंज भी कम। क्लियर। यस मैम। ठीक है। अब देखो क्या हुआ इस एम्फाइसीमा में कि एल्वियोलाई को डैमेज होने लगा। इसका मेन रीजन कौन था, सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं ना, उनका उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है, एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई डैमेज होती है तो उनका सरफेस एरिया क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है लंग्स में, उसकी वजह से एक्सचेंज कम हो जाता है। क्लियर। यस मैम। लास्ट आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो जब कोई काम वर्कर सपोज जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे जब पर एयर क्या हो, इम्प्योर हो। क्लियर। यस मैम। अगर इम्प्योर एयर अंदर जाएगी तो वो बॉडी में क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन, वही मास्ट सेल वाला, है ना। यस ये मास्ट सेल बताए थे स्टार्टिंग में जो इन्फ्लेमेशन को करेंगे। तो जो ये इम्प्योर एयर अंदर जा रही है उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। तो क्या होता है कि इम्प्योर एयर सिस्टम को डैमेज कर जाती है। तो जब हमें चोट लग जाती है तो थोड़े दिन बाद वहां पर ब्लैक कलर का डिपोजिशन हो जाता है कोलेजन फाइबर्स का, यस मैम। उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। ठीक है। तो जब ये एयर इम्प्योर एयर अंदर जा रही थी तो ये डस्ट या जो भी अंदर जा रहा था वो क्या कर रहा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज कर रहा था। तो उस डैमेज से बचाने के लिए क्या कर रहा, फाइब्रोसिस होगा। अब फाइब्रोसिस होगा तो एयर जो लंग्स है उसकी वॉल्स क्या बहुत थिक हो जाएगी, यस मैम। और अगर थिक हो गई तो इजी एक्सचेंज अब बंद हो जाएगा, यस मैम। है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। एयर जब इम्प्योर एयर आप अंदर इनहेल करोगे तो वो सारे लंग्स को डैमेज करेगा। जब लंग्स डैमेज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके लिए सोल्यूशन ये है कि जो भी काम कर रहा है ऐसी जगह पे फैक्ट्रीज में, उसको मास्क पहनना चाहिए ताकि जो एयर हो फिल्टर होके अंदर जाए। क्लियर। यस मैम। ठीक है, समझ मैम आ- ये भी तो अस्थमा जैसा है मैम एकदम। अस्थमा जैसा है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस। अस्थमा क्या हो रहा था, ब्रोंकाई और ब्रोंकिओल्स अफेक्ट हो रहे थे। जब अलग अलग पार्ट अफेक्ट हो रहे हैं तो अलग अलग डिसऑर्डर भी होगा। क्लियर। यस सर। यस मैम। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है सिलिकोसिस, जब सिलिका वाली मतलब सिलिका लंग्स के अंदर चली जाए, डिपॉजिट हो जाए। एस्बेस्टोसिस, अलग अलग केमिकल के नाम से इसको और अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ये एग्जांपल्स है। तो क्या चैप्टर समझ में आ गया है आपको, यस मैम। क्वेश्चंस कर ले, थोड़े क्वेश्चंस कर ले गाइस। यस मैम। ABCD लिखेंगे। ये क्या है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम,
Yes, ma'am. ठीक है, तो ए पार्ट क्या होगा बताओ यहाँ पर, ये कौन है, लॉन्ग होलो ट्यूब, Trachea. ट्रैकिया, ट्रैकिया। yes ma'am, ठीक है। बी क्या है हमारी, प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना। Yes, ma'am. टी क्या है हमारा, Diaphragm. Diaphragm. डायफ्राम, और सी क्या है हमारे छोटे छोटे बैग्स, इनका नाम क्या था, Alveoli. alveoli। अब मैच हो रहा है, कहाँ मैच हो रहा है, A, ए में, पक्का ए में, yes ma'am, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है, यहाँ पर तो ये लिखा है ए का नाम ट्रैकिया है, इसमें क्या चीज ऐसी इनकरेक्ट है, कंप्लीट लिखा है। मैम हाफ होता है ना, ये फुल्ली कंप्लीट नहीं होता। हाँ, और ये बी वाला ऑप्शन क्यों गलत है, किसको कवर करता है ये, रिब्स को या लंग्स को, Lungs को cover करता है। ठीक है। Yes ma'am, डी क्या होता है, लोअर एंड ऑफ लंग होता है क्या, या फिर एक मस्कुलर फ्लैप होता है, मस्कुलर फ्लैप होता है ना, ये तो लंग से अलग होता है ना, Yes. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। लंग्स की मेम्ब्रेन का नाम बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, पेरिओस्टियम, पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम या पेरिक्लूटल मेम्ब्रेन, पहली मेम्ब्रेन है एक। ठीक है। स्किन किस, कौन स्किन को यूज करेगा, ह्यूमन बींग्स, रैबिट, लिजर्ड या फ्रॉग, मैम Frog. फ्रॉग। फ्रॉग इसको क्या मैम, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ, कौन सा रेस्पिरेशन, एम्फीबियंस। नहीं नहीं, क्यूटेनियस Respiration. रेस्पिरेशन बोलते हैं ना, Yes, ma'am. ठीक है। अब बताओ, अब हमें जो इवेंट्स कब हो रहे हैं इंस्पिरेशन का, उसको करेक्ट हमको आइडेंटिफाई करने हैं। तो क्या डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, Yes ma'am, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, Yes, ma'am. यस मैम, वॉल्यूम डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, Ma'am, increase. इंक्रीज होता है। और पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, डिक्रीज। सारे दो ही चीज सही है, फर्स्ट और सेकंड, बाकी तो ये इनकरेक्ट yes होगा। ma'am, तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, क्लियर, okay ma'am, ठीक है। अब बोल रहा है कि किसी एक पर्सन की टाइडल वॉल्यूम 500 है और ईआरवी उसकी 1000 ml है, तो बताओ उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, क्या होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला, मैम दोनों मैम बी ऑप्शन है इसका। Plus. बी तो ऑप्शन है, पहले फॉर्मूला तो बताओ मुझे, दोनों को मैं प्लस कर लेता किन दोनों को प्लस करना है, टीवी प्लस, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या बोल रहा है, टीवी कितना है 500 और ये कितना है 1000, तो क्या हो गया हमारा 1500, इजी। yes ma'am, Yes, ma'am. करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढो इसमें से, एक्सपिरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, क्या सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपिरेशन करवाती है, No, ma'am. कौन ma'am, होता है और साथ में, मैम डायफ्राम। डायफ्राम भी ये होता है। करेक्ट हो गया। yes ma'am, अब ये बोल रहा है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, मतलब जो लंग के अंदर प्रेशर है वो लो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या होती है, गैस कहाँ से आएगी हमेशा, हाई टू लो, yes ma'am, यस मैम। तो हाई का होना करेक्ट हो चाहिए, गया। हाई का होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, इंस्पिरेशन करवाना है तो तो लो लंग में होना चाहिए लो, होना तो चाहिए। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्लियर, मैम। yes ma'am, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वाले तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट ही होंगे। चलो इसका वॉल्यूम का आप इसको मैच करो, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है 500, 500 500, आईआरवी की वैल्यू कितनी होती है 1000, 1000 होती है, इसकी होती है 2500, ठीक है। 2500 to 3000। ईआरवी की कितनी होती है, 1000 1000 मैम, 1000 से 1100। और आरवी की वैल्यू 11 to 1200 ml. 1100 to 1200। क्या होगा हमारा 3, फिर कौन सा आ रहा है 1, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। लंग्स एयर फिल्ड सैक्स के बने हैं एल्वियोलाई जो कोलैप्स नहीं कर लेते इवन आफ्टर फोर्सफुल रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ,
IRV, TV, RV या फिर ERV? ऑप्शन डी। से नहीं होते थे। वॉल्यूम होता है एक प्रेजेंट। कौन सा वॉल्यूम प्रेजेंट होता है जो कोलैप्स होने से बचाता है? मैम बेसमेंट ऐसे कुछ था ना। नहीं नहीं, ये लंग बनाया था, एक वॉल्यूम बोला था हमेशा रहेगा यहाँ पर, उसका नाम क्या मैम रेसिडुअल वॉल्यूम है वो डी। RV। है ना? रेसिडुअल वॉल्यूम। यस। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग, ये बोल रहा है कि एल्वियोलाई और ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताओ। ठीक है, ये बोल रहा है PO2 यहाँ पर भी है, PO2 यहाँ पर भी है, तो क्या ज्यादा होता है कम होता है ब्लड के कंपैरिजन में, या क्या होता है? जल्दी बताओ। मैम ज्यादा होगा ना? मैम कम होगा। एल्वियोलाई में ज्यादा होगा और ब्लड में Yes, ब्लड ma'am. में कम होगा। तभी तो मैम, हाई blood में टू कम जाएगी होगा। गैस। यस यस मैम। मैम। तो क्या उसका करेक्ट होगा? मोर देन दैट एंड ब्लड। इक्वल होगा तो नहीं जाएगा, लेस होगा तो भी जाएगा, ज्यादा होना पड़ेगा ना एल्वियोलाई में, यस Yes, मैम। तभी तो हाई टू मूव करेगी, यस है मैम। ना? यस यस मैम। नेक्स्ट की लेवलिंग बताओ, ये क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। ई क्या है? बेस दो लेयर के बीच में, बेसमेंट। बेसमेंट ऑफ सब्सटेंस। Yes, ma'am. बेसमेंट ऑफ सब्सटेंस। बी क्या है हमारी? एंडोथेलियम। एंडोस्पर्म। और ये होगा EP 3। ठीक है, अब बताओ इसमें से मैच क्या कर रहा है? एक ही ऑप्शन मैच करेगा। B। एल्वियोलाई। यस मैम। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस मैकेनिज्म से होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ऑस्मोसिस या सुपर डिफ्यूजन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पक्का? मैम सिंपल डिफ्यूजन होता है मैम, मैंने जिसमें क्या मैम बोला था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हाई टू लो, क्या हुआ था? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। में कहाँ उलझ गए? चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट। इसका ये गाइस इसका है। माइक ऑफ। भाई बंद कर ले। मुझे कर रहा है। मेरा मुझे का जी माइक ऑफ मुझे कर रहा है। माइक ऑफ करो। अच्छा चलो, क्वेश्चन का आंसर दो, रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर, क्या ये करेक्ट है? गाइस एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या ये करेक्ट है? ऑक्सीजन की जो HbO2 का बनना है, क्या वो PO2 से रिलेटेड है ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो सही हो गया, ये रॉन्ग नहीं हुआ। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विद द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, ये भी सही है, यस मैम। मैम ये भी सही है मैम। है ना? Yes, ma'am. ये CO2 भी तो कंट्रोल करता है इसको, बताए थे ना यस चार। मैम। नेक्स्ट आता है कि हाई H+ कंसंट्रेशन Yes, ma'am. करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने को, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये बोल रहा है कि H+ ज्यादा होगा तो आपका HbO2 बनेगा, क्या ये सही है? गलत है मैम। ये तो गलत है ना। H+ को क्या होना चाहिए? कम, तभी तो HbO2 कम बनेगा। होना चाहिए। यस गलत है। हमारा रॉन्ग वाला स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट वाला भी सही। यस मैम। रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड, pH हो गया आपका वेरी लो, तो ये क्या करेगा? pH इंक्रीज होगा तो वही फैक्टर से क्वेश्चन है फिर से, pH कम होगा तो क्या होगा? A। यस ए। क्या होगा अगर pH कम होगा या यस मैम। HbO2 का क्या होगा? अब ब्रेकडाउन होगा, सिंथेसिस नहीं होगी, इसने वही तो बोला, इट विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, Yes, HbO2 को बनने नहीं देगा। क्लियर? yes मैम। होमोग्लोबिन मैम कैरी करता है ना यस ऑक्सीजन। मैम। हाँ, पहुंचाने में मैम कम दिक्कत, मैम बहुत ज्यादा दिक्कत होगी मैम। हाँ, तो pH कम, PCO2 ज्यादा, H+ ज्यादा, और एक कौन सा रह गया? टेम्परेचर ज्यादा। ये सारे फैक्टर्स क्या बोलते हैं कि हम HbO2 को बनने नहीं देंगे। ठीक है, यस मैम। अब बताओ 70% CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? मैम ए बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयंस HCO3- बाइकार्बोनेट आयन। यस। बाकी भी बता दो, हीमोग्लोबिन से कितना CO2 ट्रांसपोर्ट होता है और डिसॉल्व में कितना होता है? मैम हीमोग्लोबिन से 7
Oh no. मैम 27 5 or 25 मैम 7 7%. ठीक है. What is true about RBC, red blood cell in human beings? क्या वो 20 to 25% CO2 को कैरी करते हैं? यस मैम तो ये yes. करेक्ट हो गया. Yes, ma'am. O2 कितना कैरी करती है आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ कितना जाती है? 97 10%. ठीक है. 27%. 20% वाला भी गलत हो जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 97 और 3% होता है यहाँ तो, है ना? यस मैम और क्या वो CO2 को बिल्कुल Yes, कैरी ma'am. करते हैं ना 20 to करते हैं, मैम. 25%. ठीक है. नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या है? स्किन का Respiratory. रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ये क्या है? Respiratory pigment है. वो लेके जाएगा. Yes, ma'am. ओके. हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड हैपेंस. मतलब O2 और CO2 को कौन से तरीके से ले जाते हैं? क्या WBC लेके जाता है? No, ma'am. ब्लड सीरम लेके जाता है? No, ma'am. प्लेटलेट्स लेके जाती है? नो मैम No, ma'am. आरबीसी लेके जाता है? यस Yes, मैम ma'am. प्लाज्मा लेके जाता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. ठीक है. Yes, ma'am. अब अगर हाई एल्टीट्यूड पे गए, Yes, आप ma'am. बहुत अगर माउंटेन की पीक पे चले गए, तो आरबीसी में क्या चेंजेस आएंगे? मैम डिक्रीज हो जाएगा. मैम ऑक्सीजन कम हो जाता है. अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, तो हमारा जो प्लाज्मा है ना, वो कम हो जाता है. अगर प्लाज्मा कम हो गया और हमको ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ये आरबीसी क्या करते हैं? इंक्रीज होते हैं. एक प्रोसेस बताई थी आरबीसी फॉर्मेशन की, उसका नाम क्या था? इरेथ्रोपोएसिस. आरबीसी बनने की प्रोसेस को बोलते हैं. Erythroid. हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, प्लाज्मा में ऑलरेडी कमी आ जाती है, तो आरबीसी नए प्रोड्यूस होने लग जाते हैं. क्योंकि अगर ज्यादा आरबीसी होंगे तभी तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा. Yes, और अगर ma'am. हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तभी तो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज तो वो पर्सन मर ही जाएगा ना हाई एल्टीट्यूड पे. तो यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर होता है. ठीक है. ओके. Yes, ma'am. CO2 मच नेट कैरी एट ब्लड लॉस. अच्छा हाँ, ब्लड एसिडिक क्यों नहीं होता है? बहुत ज्यादा CO2 भी होता है, 20 to 25% लेके जाता है. फिर भी आपका जो ब्लड है वो CO2 आपका एसिडिक क्यों नहीं होता है? बताओ. अच्छा, बफर का नाम सुना है क्या आपने कहीं केमिस्ट्री में? Yes, ma'am. बफर. बफर का मतलब क्या होता है? बफर सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा. क्या होता है बताओ, नाम तो सुना है. मैंने नहीं सुना मैम. बफर से ऐसा एक कैविटी का नाम बताया. देखो, बहुत मेरे हिसाब से तो आपने अगर 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ ली है पूरी, तो बफर तो आई थिंक सुना होगा ही पक्का. Ma'am, buffer solution. बफर सॉल्यूशन सुना होगा. ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को मेंटेन रखे, उसको हम क्या Yes, बोलते हैं? ma'am. बफर सॉल्यूशन. सुना है? Ma'am, ये उसमें है ये. मेरे पास एक मैम solution पीएच मैम एसिड बेस मैम है मैम चैप्टर. ये जो पीएच अगर इसका मैंने 7 है, इक्विलिब्रियम में है. क्या? हाँ, इक्विलिब्रियम होगा. आई डोंट नो एग्जैक्टली किस चैप्टर में, बट ये बफर मैंने तो पढ़ा है, तो आई होप आपने भी पढ़ना चाहिए. ठीक है. इसका जो अगर पीएच 7 है तो वो 7 ही रखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? बफर. अब जो ब्लड होता है ना, वो भी क्या होता है? बफर सॉल्यूशन होता है. ठीक है. ब्लड इज ऑल्सो अ बफर सॉल्यूशन. मतलब ये भी मेंटेन करेगा पीएच को. अरे क्या करना है? बफर का काम पीएच मेंटेन करना. तो ब्लड अगर बफर है तो ये भी पीएच को मेंटेन करेगा. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. H+ आयंस क्या करते हैं? एसिडिक कंडीशन करवाते हैं. और बाइकार्बोनेट आयंस कैसे होते हैं? एल्कलाइन नेचर के, Yes, ma'am. बेसिक होते हैं. अब बताओ, क्या ब्लड में H+ और HCO3 आयंस दोनों होते हैं? यस. अरे मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट 70% किसके थ्रू हुआ था? HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस. तो वो तो है ही ना ब्लड में. Yes, ma'am. अगर ज्यादा एसिडिक कंडीशन हो गई तो HCO3 ज्यादा बन जाएंगे, तो पीएच तो मेंटेन ही रहेगा ना. यस मैम. तो क्या Okay, ma'am. ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी. Yes, ma'am. समझ आ गया? Yes, ma'am. इसलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स भी ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि उसका एप्लीकेशन दूसरी जगह भी हो सकता है. ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्टली CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? हीमोग्लोबिन के साथ डिसॉल्व होके बाइकार्बोनेट. I मैम got हीमोग्लोबिन
मैम बाय कार्बन के साथ मैम। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगर आपने आपकी ब्रीथ होल्ड कर ली तो कौन बोलेगा कि आप सब जल्दी जल्दी वापस ब्रीथ करोगे? ये आपका रेगुलेशन से क्वेश्चन है, हिंट मैंने दे दिया है। अब आप सोचो मैंने अपने रेगुलेशन में ऐसा क्या पढ़ाया था जो यहाँ पे मैच कर रहा है। सी। मैंने कीमोसेंसिटिव एरिया पढ़ाया था। Yes, ma'am. क्या डिटेक्ट करता है कीमोसेंसिटिव? Ma'am, catheter. दो चीजों को डिटेक्ट करता है, उन दोनों चीजों का नाम बताओ। Ma'am, aortic और कैरोइड. नहीं, एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसा बोला था कि ये एरिया डिटेक्ट कर सकता है केमिकल को। वो दो केमिकल कौन से थे जो इसको डिटेक्ट कर रहे हैं? बॉडी में तो दो केमिकल है, एक ऑक्सीजन है एक कार्बन है। बताओ जल्दी। कीमोसेंसिटिव एरिया अभी पढ़ाया था और अभी के अभी भूल गए, और आप क्लास में तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। उसके बाद भी दो बार पढ़ाने के बाद भी भूल गए क्या? दिखाना पड़ेगा मुझे लगता है, ऐसे नहीं याद आएगा। बताओ, दो केमिकल बताए थे, H. Assessment of H+ और CO2. ठीक है, अब याद आया? Yes, ma'am. इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? अब तो नहीं भूलोगे, एक बार और अच्छे से रिवाइज करना है ये क्लास के बाद भी, ठीक है? तो दो केमिकल कौन से हो गए? CO2 और H+. H plus। तो इस ऑप्शन में आपको देखना किसको है, सिर्फ CO2 को। O2 वाला दोनों गलत हो गए, ठीक है? Yes, ma'am. अब बताओ, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया इसको डिटेक्ट करेंगे? मैम इंक्रीज। इंक्रीज होगी कॉन्सेंट्रेशन, Rising ये होती है। सिग्नल किसको भेजेंगे? रिदम सेंटर को। रिदम सेंटर कहाँ लोकेटेड है? बताओ, रिदम सेंटर कहाँ है? अब भी पढ़ाया था ना, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? मेन सेंटर बोला था, मेन सेंटर से एम वर्ड से याद बताओ। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, कुछ याद आया? मेडुलम मैम हाई बैंड में था मैम। हाई ब्रेन में था ना, तो ये रिदम सेंटर को कहाँ भूल गए? इसको काम क्या है? कीमोसेंसिटिव एरिया जैसे डिटेक्ट करेगा, इसका काम है इसको सिग्नल भेजना मेन सेंटर को, ताकि जो आपके बॉडी में CO2 एक्यूमुलेट हो गई है उसको हम क्या कराएंगे? एग्जैक्ट करवाएंगे थ्रू दी ज्यादा एक्सपीरेशन करवा के, ठीक है? तो क्या होगा इसका ऑप्शन करेक्ट, ए या डी? मैम डी सास। ए या डी? डी ना, राइजिंग। Yes, from rising of CO2 concentration. ठीक है। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दोनों को कौन कंट्रोल करता है? अब आप बता देना, अब मैं नहीं बताऊंगा। मैम बी मेडुला। B. मेन सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा। Which regulate respiration is located in? Same question है, सेम आंसर होगा ना? बी है मैम बी। ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारा है कि अगर एलर्जेन और पॉल्यूटेंट ज्यादा हो गए तो वहां पर एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से। क्या एलर्जिक, कौन सा यहाँ पर डिसऑर्डर होगा? मैम अस्थमा शायद। अस्थमा। और अस्थमा में कौन इफेक्ट होता है? वॉल को क्या था ना। I. कौन इफेक्ट होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? C. ऑप्शन सी। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? यस मैम। अस्थमा और एम्फाइसेमा की करेक्ट कंडीशन क्या? अस्थमा में कौन इफेक्ट हो रहा था? Bronchi और ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। और जो हमारा एम्फाइसेमा है उसमें कौन इफेक्ट हुआ था? alveoli. एल्वियोलाई की वजह से क्या हुआ था? एल्वियोलाई कम हुए थे तो, मैम ये सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया था और सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ था तो क्या कम हुआ था? मैम ऑक्सीजन डिफ्यूजन। एक्सचेंज कम हो गया था, ठीक है? अब Yes, यहाँ yes. मैच करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैम ए। ए, मैम ऑप्शन ए। ये मैम ए। अस्थमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स और डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया किसकी वजह से? एल्वियोलाई की कंपनी की वजह से, ठीक है? Yes. अब बताओ इसमें से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है? मैम ऑप्शन बी। यस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, दो नाम बताए थे मैंने। यस Yes, मैम। ma'am. अब बताओ सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है? एम्फाइसेमा, ओके। Yes. अस्थमा किसके लिए काम करता है? ट्रैकिया में, या फ्लूइड से, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या मास्ट सेल से?
मैम डी ऑप्शन। मैम सी मैम। अस्थमा मतलब एलर्जी, यस मैम। एलर्जी में कौन आया था? मास्ट सेल ने क्या सिक्रीट करा था? म्यूकस। तो ऑप्शन Yes, कौन सा yes, करेक्ट हो? मैम बैक्टीरिया मैम। आया था ना, फ्लूइड आया था, या ट्रैकिया इन्फ्लेम हुआ था, यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था ना। यस मैम। ओके, नेम द पल्मोनरी डिस्ट्रिक्ट जिसमें एल्वियोलर सरफेस एरिया क्या हो गया? इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है। मैम ऑप्शन डी। एम्फाइसेमा। क्लियर हो गया? यस मैम। यस समझ में आ Yes, गया? ma'am. अब करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से फाइंड करो। क्या सिगरेट स्मोकिंग ब्रोंकाइल को इन्फ्लेम करता है? नो मैम। नो मैम। करेक्ट। No, ma'am. Neural signals from pneumotaxic center of the pons region can increase the duration of inspiration. नो मैम मैम। क्या करते हैं? ये तो रिड्यूस करते हैं ना, यस मैम। ठीक है। Yes, Workers in grinding stone breaking industries may suffer from lung fibrosis. यस मैम, ये मैम करेक्ट होगा मैम। ये करेक्ट होगा। और लास्ट वाला इनकरेक्ट क्यों होगा? मैम वो 70 उसमें 70% बस आती मैम। 20 to 25%, 70% बाइकार्बोनेट। यस यार मैम, बाय कार्बन कंफ्यूज हो गया था मैम। 70%। अब मत कंफ्यूज, मैंने बोला था परसेंट याद रखना है। 7% किसका? तीन तरीके था। प्लाज्मा। डिसॉल्व का, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, Yes. और कैसे डिसॉल्व होता है? कार्बनिक एसिड के थ्रू। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे। हर बार इसका गलत जवाब दिया है आपने। 70%, 70%, 70% इतना याद रख रहा है, तो उससे ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन भी तो याद रखो। अब याद रखोगे, अब तो नहीं तो याद भूलोगे। हो गया मैम। ठीक है, चलो। अब किसी पर्सन की ब्लड एनालिसिस लगी Yes, और ma'am. उसमें कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा मिला, तो उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या मैम? एक किसी पर्सन की ब्लड एनालिसिस करी, ब्लड एनालिसिस से पता चला कि उसकी बॉडी में जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज्यादा है। किसकी वजह से? उसने क्या इनहेल कर लिया होगा पॉल्यूटेड एयर में? कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजन जैसा होता है, ये ना बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। तो इसको बॉडी बाहर निकालने के लिए क्या करेगी? ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड आया है, ये कहाँ बैठ के जाएगा? हीमोग्लोबिन के थ्रू। ये जो ये CO आ रहा है, इसका क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO और डाइऑक्साइड इज CO2। तो CO2 तो ज्यादा हो रहा है, तो उसके पास तो तीन तरीके है ना, बाइकार्बोनेट से भी जा सकता है, मैक्सिमम तो बाइकार्बोनेट ही जाएगा। पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये पॉइजनस होता है, और इसी की वजह से क्या होता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। क्लियर? ओके मैम। ठीक है। अब बताओ, CO2 कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो गया है, तो अब जो ब्रीदिंग होगी वो कैसी हो जाएगी? शैलो होगी या धीरे होगी? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्लो और डीप होगी या जल्दी जल्दी होगी? मैम बी तो पहले गलत है, मैम जल्दी जल्दी हो जाएगी मैम, क्योंकि जल्दी निकालेगा फास्टर ना। ही हो जाएगा। CO2 क्या था? टॉक्सिक, और इस टॉक्सिक ma'am. को बाहर निकालना है, तो इसके लिए मुझे फास्ट करना पड़ेगा ना ब्रीदिंग को। यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन या परफ्यूजन? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। ठीक है। नेक्स्ट, द हार्मफुल गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कैटाबोलिक रिएक्शंस इन अ बॉडी इज? कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide. Mechanism of breathing vary from different group of animal, mainly depending on what? मैम सी ऑप्शन। बोथ ए एंड बी। Habitat and level of organization. यस मैम। ऑक्स अमीनो हीमोग्लोबिन राइट शिफ्ट कब करेगी? मैम जब मैम उसमें मैम CO2 शायद से ज्यादा हो जाएगी। यस, वेरी गुड। राइट शिफ्ट के लिए कहाँ होगी? पहली बात तो ये बताओ, राइट शिफ्ट कहाँ होती है? मैम टिश्यूज में। टिश्यू में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? चारों, PO2, PCO2, H+ और pH भी लिख देती हूँ यहाँ पर, और एक होगा टेम्परेचर। बताओ, Yes. PO2 ज्यादा या कम टिश्यू में? मैम कम होगा। PCO2 ज्यादा, कम? Yes. यस मैम। मैम इसमें H+ ज्यादा ये भी H+, ज्यादा, pH, सारे ही ज्यादा है। pH, मैम ज्यादा होगा। pH ज्यादा होगा H+ से। ये कम होगा, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा होगा। मैम, वहां से लेकर आया था कम हो जाएगा ये। अच्छा, याद रखना ना, H+ क्या करता है? इंक्रीज अगर होगा तो एसिडिक चीजें होगी, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा,
और एसिडिक कंडीशन में पीएच तो लो होता है ना, यस मैम। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होगा आपका हाई। होगा। तो ये सब क्या करेगी, राइट शिफ्ट। और राइट शिफ्ट में एक वर्ड पढ़ा था, उसका मीनिंग क्या था, एक इफेक्ट बताया था, राइट शिफ्ट में एक इफेक्ट बताया था, अभी याद आया, यस मैम, आ गया मैम। CO2 ज्यादा हो जाएगा तो इफेक्ट क्लियर हो गया। Yes, मैम। इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, ये पार्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है अभी, बट आपको इसका आंसर आना चाहिए। स्पायरोमीटर। स्पाइरोमीटर एक डिवाइस होता है जो अपने एयर वॉल्यूम और कैपेसिटीज थी ना, रेसिडुअल वॉल्यूम और ये सब जो सारी थी, इन सारी वॉल्यूम्स को अगर मेजर करना है कि इनहेल आप कितनी कर रहे हो, एक्सहेल कितनी कर रहे हो, तो उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरोमीटर। क्लियर? यस मैम। यस ठीक है। मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। नॉर्मल ब्रीथ में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है? मैम डायग्राम, ये इंटरकोरनल मसल। कौन से इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल या इंटरनल? मैम एक्सटर्नल। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, ma'am. A person that breathes some volume of air by forceful inspiration after having the forceful expiration. Forceful inspiration करा, forceful expiration करा, और एक Vital इसमें capacity. और आएगा टीवी। इन तीनों को ऐड करते तो हमारे पास क्या आता है, वाइटल कैपेसिटी। Yes, ma'am. ठीक है, Right. क्लियर हो गया। सो दैट इट फॉर द रे गाइस। किसी पार्ट में कंफ्यूजन है? डू आई नीड टू रिपीट एनीथिंग? नो मैम। क्लियर नो हो गया? मैम। अच्छे से दोगे कल का टेस्ट? यस मैम। सारे क्वेश्चन ठीक होंगे? बायो के कितने मार्क्स का बायोलॉजी का पेपर होता है? मैम 20 का। 20 का, तो 20 में से 20 आ जाएंगे। 20 मार्क का होता है, 20 क्वेश्चन मैम 20 क्वेश्चन होते हैं ना मैम। 80 मार्क्स का होता होगा ना, यस मैम। ना 20 into 4 80, तो क्या 80 में से 80 आ जाएंगे? यस मैम। और अगर Near- कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, अदरवाइज जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव भी होती है मैम। हाँ नेगेटिव भी होती है। आप लोगों को Yes, समझ ma'am. है क्या? मुझे नेगेटिव नहीं आता मार्क तो मैं तो मैम टिक कर देता हूँ मैम बस। अब मत करना, इसीलिए तो आपके मार्क्स कम हो जाते होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर देना, ठीक है। और मैं ऐसा मत करना कि सारे स्किप कर दिए और मार्क्स आ गए 0, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस यस मैम। कल का पेपर सब लोग बहुत अच्छे से देना। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, ठीक है। थैंक यू मैम। बाय एवरीवन। मैम।